अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़े और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हया राजपूत के कलम से लिखा गया नावल दश्ते हिजरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। चलिए अब नावल की तरफ चलते हैं। वो इस्लामाबाद के खूबसूरत ओपन एयर रेस्टोरेंट था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बहुत से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, कुछ अपनी बिजनेस डील्स के सिलसिले में और कुछ कपल्स बैठे खाने के साथ मौसम भी इंजॉय कर रहे थे। वो भी एक बिजनेस डील के सिलसिले में यहाँ आया था। ऐश ग्रे 3 पीस, सुर्खो सफ़ेद रंगत, स्याह चमकदार शफाक आँखें जिनमें मुकाबिल को चित करने के साथ साथ उसे वहशत ज़दा करने की सलाहियत बदरजा अतम मौजूद थी। स्याह हल्की सी बड़ी हुई बियर्ड और स्याह लंबे बालों को जूड़े की शक्ल में बंधे थे। उसकी गर्दन पर कान के नीचे 2 काले तिल थे। एक हाथ में खूबसूरत ब्रांडेड घड़ी, दूसरे हाथ में बैंड्स। बैठे हुए भी उसका दराज कद वाज़े था। उसकी शख्सियत ऐसी थी किसी को भी अपने सहर में जकड़ सकती थी। अभी कुछ देर कबल उसकी मीटिंग शुरू हुई थी। पूरे इन हमाक से मीटिंग में बिजी था जब अपने पीछे से खनखनाता हुआ शरारती लहजा सुनाई दिया। ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सी बुलबुल का ख्याल है जो छुपा रहे हो। हेज़ल ग्रीन आंखों में शरारत की चमक थी जबकि सुर्ख लबों पर शरारती मुस्कुराहट रक्सा थी। तमीज़ से बात करो, मानो मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुकाबिल ने कुछ गुस्से में और कुछ बेबसी से उसकी बात का जवाब दिया जिस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ 3 मिनट। उसने हंसते हुए उसकी बात का मजाक उड़ाया। खैर, अगर तुमने अपना कुआं भर लिया तो चले, उसने हेज़ल ग्रीन आंखों वाले लड़के ने उसके मुसलसल खाने पर चोट करते हुए कहा। दोनों की आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था। ओए ज़र बदर, तमीज़, तुम्हारा होगा कुआं, मेरा तो बेचारा छोटा सा मासूम सा बेली है। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? ऐसे कहते हुए उसने दफाई अंदाज अपनाते हुए मसनूई कहा। बिल्कुल नहीं आती, इनफैक्ट तुम्हें देखकर भाग जाती है। उसने भी हिसाब बराबर किया। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने सर को नफ़ी में हिलाया। बात को बदलने की कोशिश मत करो और तमीज़ से बताओ ये कौन सी चिड़िया फंसाई है। उसने मज़ा लेने वाले अंदाज में आईब्रो उचकाकर सवाल किया। उसकी बात सुनकर सामने बैठे लड़के ने बेसाख्ता उसे घूरते हुए अपने आसपास नजर दौड़ाई। कहीं किसी ने उनकी बात तो नहीं सुन ली। मानो अपनी ज़ुबान तो देखो, लड़कियां ऐसे बात करती हैं क्या। उसने सामने बैठी लड़की को धीमी आवाज़ में लताड़ा जो मज़े से दांत निकाल रही थी। इसमें भी सारा कसूर तुम्हारा है बर्फानी लंगूर। उसे सारा इल्ज़ाम उस लड़के पर डाल दिया जो हैरत का बुत बना अपने ऊपर लगने वाला इल्ज़ाम सुन रहा था। मेरा? वह हैरत से आहिस्ता आवाज़ में चीखा था। मेरा कसूर कैसे है? अब ज़रा इस पर रोशनी फरमाएंगी मिस ज़रमीन खान बंगिश? उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर पूछा। हाँ, सिंपल सी बात है स्टूपिड, जब सारा दिन तुम्हारे साथ रहूँगी तो ऐसी ज़बान होगी ना। ज़रमीन ने शाने बेनियाजी से कहते हुए कंधे उचकाए थे। सामने वाले की हेज़ल ग्रीन आंखों में हैरत से ज़्यादा दुख हलकोरे लेने लगा। मैं इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल नहीं करता सिली गर्ल, ये फादी की ज़बान का इल्ज़ाम तो मेरे पर नहीं लगा सकती। उसने अफसोस का जाहिर करते हुए उंगली उठाकर वार्न किया। उसकी बात सुनकर वो हंसती। ज़रजान खान बंगश, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसने उठते हुए कहा। और हाँ, पेमेंट करके जल्दी आना, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर ज़रजान को अच्छू लगा। उसने फ़ौरन मुंह साफ़ करके ज़रमीन को बाजू से पकड़ा। मानो चीटर, आज का लंच तुम्हारी तरफ से था, पेमेंट मैं क्यों करूँ? लंच तो मेरी तरफ से था मगर सिर्फ तब तक जब तक खा रहे थे। अब जब खा लिया तो पेमेंट तुम ही करोगे, और वैसे भी तुमने ज़्यादा खाया। उसने कहते हुए एक झटके से अपना बाजू हाथ से छुड़ाया और बाहर जाने को बढ़ी मगर मुस्कुराती हुई रुककर दोबारा मुड़ी। वैसे मिस्टर मूली, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी और जल्दी आना, आई एम वेटिंग। उसकी बात सुनकर ज़रजान सर पीट कर रह गया। अब अपनी पेनाल्टी की पेमेंट भी मुझसे ही करवा रही है और मुझे भी डाल दी है। उसने कुटते हुए सोचा मगर अचानक कुछ याद आने पर पीछे से हाँक लगाई। मगर गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है। उसकी बात सुनकर ज़रमीन के होठों पर मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी की छत पर बैठकर इंतज़ार कर लूँगी। उसकी बात सुनकर कई लोगों ने मुड़कर उसे देखा मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो कहकर बाहर चल दी। मीटिंग के दौरान उसने उनकी गुफ्तगू बखूबी सुनी थी। आखिरी बात पर उसने गर्दन ज़रा तिरछी करके उस नमूने को देखने की कोशिश की मगर उसकी तरफ ज़रमीन की पुश्त थी। उसने एक सिराती नज़र में ही उसका जायज़ा ले लिया। ढीली ढाली सी वाइट टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, नीचे स्नीकर्स पहने, गोल्डन ब्राउन बालों की हाई पोनीटेल कर रखी थी। एक कंधे पर लेदर का अपने जैसा छोटा सा बैग पहन रखा था जिसकी एक लटकन लटक कर टांग तक जा रही थी और दूसरी कंधे पर पहनने की बजाय नीचे लटकती अपनी बेकदरी का रोना रो रही थी। वो कोई स्टूडेंट लग रही थी। उस पर सरसरी नज़र डालकर मीटिंग की जानिब मुतवज्जो हुआ। ज़रजान जल्दी से पेमेंट करके बाहर आया क्योंकि वो जानता था वाकई गाड़ी की छत पर बैठ जाएगी। बाहर आकर उसका खदशा सच साबित हुआ। वो ब्लैक
टोयोटा हाइलक्स की छत पर बैठी कानों में हैंडसेट लगाए जरजान को गुस्सा दिला गई। जरजान के पीछे ही वो मीटिंग ख़त्म करके बाहर आया। अपनी गाड़ी के साथ खड़ी गाड़ी पर नज़र पड़ते ही उसके लब गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराए थे। वो लड़की वाकई गाड़ी के ऊपर बैठी इंतज़ार कर रही थी। हैराने जाने वाला उसको हैरत से देख रहा था। अनप्रेडिक्टेबल। वो सर झटक कर बड़बड़ाया अपनी गाड़ी की जाने बढ़ गया। उसे अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और ना ही दिलचस्पी थी। जरजान ने एक नज़र सबको देखा जो ज़मीन को अजीब नज़रों से देख रहे थे। गुस्से से उसके माथे की रग वाज़िया हो रही थी। तेज़ी से गाड़ी की जाने बढ़ा और पीछे से गाड़ी में चढ़कर ज़मीन को बाजुओं से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। अपने पीछे अचानक इस इत्तेफाक पर बेसाख्ता ज़मीन की चीख निकल गई। छोड़ो जर, मैं गिर जाऊंगी। उसे टांगे मारते हुए जरजान को उसकी हरकत से बाज रखना चाहा, मगर जरजान ने उसे तार कर ही दम लिया। गाड़ी में बैठते हुए लड़की की हरकत भी देखी थी, उसका चेहरा भी। उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मगर कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो पहचान गया था क्योंकि ज़रमीन खान बंगश अपनी शरारतों से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मानो कि वो अपना जगह जगह तमाशा बनवाती हो। देखो सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं, कौन सा अजूबा आ गया इस्लामाबाद में। जरजान ने गुस्से से कहते हुए अपने बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर बिठाया। खुदा कर ड्राइविंग सीट संभाली। उसको शदीद गुस्से में देखकर अपनी गलती का एहसास किया तो किसी सूरत नहीं हुआ था, ना ही कभी हो सकता था, मगर जरजान को ठंडा करने का तरीका उसके पास ज़रूर था। ओके सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्रॉमिस। उसने मासूम शक्ल बनाते हुए गाड़ी चलाते जरजान का बाजू पकड़कर कहा तो मज़ीद चढ़ गया। सॉरी तुम हमेशा करते हो और हमेशा ही रिजल्ट ज़ीरो होता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉमिस और सॉरी, अपने पास रखा। उसने अपना बाजू झटकते हुए लहजे को सख्त होने से रोका था। वो अपनी जान से अजीज़ बहन पर सख्ती नहीं करना चाहता था, मगर ज़मीन की हरकतें उसे मजबूर करती थी। प्लीज़ ज़र, पक्का वाला सॉरी ना, मान जाओ ना प्लीज़। अच्छा ना, मैं उसकी पेनल्टी भी पे कर दूँगी। उसे रूहान सी शक्ल बनाकर कहते हुए जरजान के कंधे पर सर रखा। उफ, मानो ऐसी मासूम शक्ल बनाकर तुम हमेशा मुझे मना लेती हो। अच्छा चलो पीछे होकर बैठो, एक्सीडेंट करवाओगी क्या? उसने नरमी से बात की मगर चेहरे पर अभी तक सख्ती के मसनूई तासुरात सजाए थे। उसके लहजे की नरमी देखकर ज़रमीन ने फ़ौरन अपनी टोन बदली थी। वो ज़्यादा देर तक उसकी मिन्नतें नहीं कर सकती थी। ज़र अब बस मान जाओ, नहीं तो मैं वाकई गाड़ी अनबैलेंस करके एक्सीडेंट करवा दूँगी। उसकी बात पर जरजान मुस्कुराया। ओ डियर, गाड़ी आप नहीं, मैं चला रहा हूँ। जरजान ने दिल जलाने वाली मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया। ओ स्टूपिड, मेरा हाथ स्टीयरिंग से बिल्कुल दूर नहीं है। उसने स्टीयरिंग को हाथ लगाते हुए बिल्कुल उसी के अंदाज में जवाब दिया। ओके फ़ाइन, मैंने तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन पेनाल्टी तो तुम्हें मेरी मर्ज़ी की ही पे करनी होगी। जरजान ने हाथ उठाकर सीज़ फायर करते हुए शर्त भी रख दी। और पागल तो नहीं हो गए, मर जाएंगे हम दोनों। ज़रमीन ने तहल कर उसके दोनों हाथ दोबारा स्टीयरिंग व्हील पर जमाए। अच्छी बात है ना, इकट्ठे आए थे इकट्ठे जाएंगे। जरजान ने उसे चढ़ाने के लिए उसकी पोनी खींचते हुए हंसकर कहा। पे मामूल वो पोनी खींचे जाने की वजह से चिढ़ गई थी। जान, उसने गुस्से से चीख कर घूरते हुए उसका हाथ उठाकर उसे वार्निंग दी। जरजान हंस दिया। उसने जरजान को घूरते हुए कानों पर हेडसेट लगाया और उसने रुख मोड़कर बाहर देखने लगी, जो इस बात का वाज़ेह इशारा था मज़ीद बात नहीं करना चाहती। सिली गर्ल, उसने हंस कर कहते हुए सारी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर दी। वो अभी नहा कर निकला था, भूरे बाल माथे पर चिपके हुए थे, हल्की बड़ी हुई भूरी बियर्ड से पानी के कतरे गिरे थे। क्रिस्टल ब्राउन आंखें इस वक्त किसी भी तासुर से खाली थी। उसने तौलिया टावल स्टैंड पर लटकाते हुए टेबल से इंटरकॉम उठाया। ब्लैक कॉफ़ी कहते कमरे से मुल्हिका टेरेस पर आगे। काम का क्या हुआ? उसने मोबाइल कान से लगाए पूछा। तुम्हारे पास मज़ीद 2 घंटे हैं, अगर इन 2 घंटों में काम मुकम्मल ना हुआ तो तुम मुझे बेहतर जानते हो, तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा। उसे सर्द लहजे में कहते हुए जवाब सुने बगैर कॉल काटी और एक नज़र सामने लॉन को देखते कमरे में वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजिम नॉक करके अंदर आया और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर वापस चला गया। उसने कॉफ़ी का कप टेबल से उठाया और वार्डरोब के खुफिया लॉकर से नीले कवर वाली फ़ाइल निकालकर सोफे पर आ बैठा। फ़ाइल पर गहरी नज़र जमाए साथ में कॉफ़ी के बड़े बड़े घूंट भर रहा था। रात का 1 बज चुका था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने काम से फारिग होकर तमाम फ़ाइल समेटी, नीले कवर वाली फ़ाइल वापस लॉकर में रखती। टाइम देखा, घड़ी सुबह के 3 बज आ रही थी। उसने लाइट ऑफ कर की और बेड पर आ लेटा, मगर क्रिस्टल ब्राउन आंखों में नींद का शायबा तक न था। उसकी आंखें किसी गहरी सोच के गासी में करती महसूस हो रही थी। आलम खान बंगिश और गुलरू खान बंगिश की 3 औलादें थी। सबसे बड़ा अजलान खान बंगिश, जो बीवी और बेटे के साथ ख़ानदानी बिजनेस संभाले, फ्रांस में मकीम था।
उससे छोटे दोनों ज़रमीन खान बंगिश और ज़रजान खान बंगिश ट्विंस थे। दोनों के बालों और आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा था, मगर बाकी शक्ल मुख्तलिफ थी। दोनों के बाल गोल्डन ब्राउन और आंखें हेज़ल ग्रीन थी। दोनों की स्कूलिंग फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी भी एक की थी। ज़रमीन हर काम में ज़रजान को फॉलो करती थी, फिर चाहे वो कपड़े हों, कोई गेम हो, सब्जेक्ट हो या शरारत हो या कुछ और। ज़रजान के साथ रहते वो लड़की कम लड़का ज़्यादा बन गई थी। हर काम लड़कों की तरह करती थी। हर शरारत में ज़रमीन खान बंगिश की हाथ होता था। हर उल्टे काम के पीछे ज़रमीन खान बंगिश का नाम होता था। किसी से डरना या झुकना तो उसके खून में शामिल नहीं था। वो दोनों एक ही दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी थे, अगरचे उनके दूसरे दोस्त भी थे जो बचपन से उनके साथ थे, मगर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ज़रमीन हद दर्जा शरारती थी, जबकि ज़रजान कभी कभार एक हद में रहकर शरारत करता था। दोनों एक दूसरे को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे और एक दूसरे पर जान भी छिड़कते थे। ज़िंदगी मुस्कान से भरपूर जा रही थी। उस पर सुकून झील की मानिक ज़िंदगी में हज़ाम सिकंदर नाम के पत्थर ने तबाही बर्पा कर दी। आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, सो दोनों अपनी मर्ज़ी से सोकर उठे थे। इस वक्त घड़ी 11 बजा रही थी। वो दोनों किचन में अपना नाश्ता हर वीकेंड की तरह खुद बना रहे थे। मानो आज तुमने मुझे पेनल्टी पे करोगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक। ज़रजान ने टेबल सेट करते हुए कहा, ज़रमीन यार ज़र, आज का दिन इतना अच्छा यूनी से छुट्टी है और तुम ये मनहूस बातें लेकर बैठ के। वो टेबल पर ऑमलेट की प्लेट रखते हुए बेजारियत से बोली। वाह, अपनी बार ज़रमीन खान बंगिश को यह बातें बहुत बड़ी मालूम होती और मेरी दफ़ा मनहूस हो गई। तंज़िया अंदाज में शिकवा करता घसीट कर बैठ गया। ओके बोलो क्या करना है। ज़रमीन ने ऐसे कहा गोया ज़रजान पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रही हो। ज़रजान के लिए भी गनीमत था कि ज़रमीन खान बंगिश ने हाथ पकड़ाया तो था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे शॉपिंग करवानी है। उसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए सरसरी अंदाज में कहा और सामने बैठी ज़रमीन को देखा, जिसका मुंह तक जाता हाथ रुक गया था। और बर्फ़ानी लंगूर, अपना मुंह दूर रखो। मैं तुम्हें सारे सीज़न की शॉपिंग करवाओ, शर्म तो नहीं आती एक लड़की से कहते हुए कि शॉपिंग करवाओ? यानी हद हो गई है बेशरम इंसान। ज़रमीन को हंसपे तवक्के पतंगे लग गए थे। ज़रजान को हंसी बहुत आई, मगर जब्त किया। अच्छा, थोड़ा सा डिस्काउंट देता हूँ, सारे सीज़न की नहीं लेकिन आधे सीज़न की शॉपिंग करवाओ। दूसरी बात, तुम लड़की नहीं, आधे से ज़्यादा तो लड़का बनी हुई हो। जस्ट लुक एट यू। ज़रजान ने हंसी कंट्रोल करते हुए आंखों में शरारत ली, कहते उसे देखा जो नज़रों से ज़रजान को निगलने के चक्करों में थी। चलो काम करो अपना, मैं तो तुम्हें एक घड़ी ना लेके दूँ और तुमने शॉपिंग की बात करते। उसने जूस का ग्लास मुंह से निकालते हुए नाक चढ़ाकर कहा। ज़रजान ने अपना दबा हुआ कहा, आज़ाद क्या इससे ज़्यादा अपनी हंसी नहीं रोक सकता था। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, माना तुमने बस मेरे साथ जाना और वहाँ ख़ुद भी शॉपिंग कर लेना। वो जानता था ज़रमीन उसके साथ शॉपिंग करने के नाम से ही भागती है, क्योंकि ज़रजान को बहुत मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती थी और ज़रमीन को खास साथ घसीटता था। उसने ज़रजान के बाल बिगाड़ते हुए कहा, जिस पर वो चिढ़ गई। जान नहीं, क्या करूँ ना। उसने अपने कंधों से कुछ नीचे आते बाल सीधे करते हुए चीख कर कहा, तो वो हंसता हुआ नैपकिन से मुंह साफ करता उठ गया। अगर आज ये डील ना हुई तो तुम सबको उधेड़ कर रख दूंगा और आज कोई गड़बड़ ना हो। उसने अपनी मखसूस करतार सर्द भारी आवाज़ में कहते हुए नीली बेखती छलकाती आंखें जो सामने मौजूद 3 नफूसों पर गाड़ी हुई थी। जी, सब हो जाएगा। सामने वाले की शख्सियत का असर था जो तीनों कांप रहे थे, क्योंकि वो जानते थे इस बार अगर कोई गलती हुई तो वो कोई भी उनको डार्क मॉन्स्टर के कहर से नहीं बचा पाएगा। वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन का खास बंदा था। उसकी नीली आंखों में ऐसी दहशत, बेहिस्सी, सफाकी झलकती थी, कोई भी ज़्यादा देर उसकी आंखों में देखकर बात नहीं कर सकता था। पूरी अंडरवर्ल्ड पर डार्क मॉन्स्टर की धक बैठी हुई थी। जावेद खलीजी को किसी ऐसे की ही तलाश थी जो उसके गैंग को मज़ीद ताकत बख्शता। डार्क मॉन्स्टर की सूरत में वो उसको शख्स मिल गया जिस पर पूरा अंडरवर्ल्ड खौफ खाता था, जो पूरे अंडरवर्ल्ड में डार्क मॉन्स्टर के नाम से मशहूर था, द डार्क मॉन्स्टर। मानो जल्दी शॉपिंग करना यार, टांगें काम करना छोड़ चुकी हैं क्या। वैसे बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे और ज़रमीन कच्छों की रफ्तार से चल रही थी। ज़र, मेरी बस हो गई है, इतनी देर से चले जा रहे हैं, मैं अब थक गई हूँ। तुमने सारे बैग्स मुझे पकड़ा दिए हैं। उसने बेचारगी से कहते हुए अपने हाथ में मौजूद 2 शॉपिंग बैग्स को बुलंद किया। मानो खुदा का नाम लो, वो हद दर्जा हैरान हुआ। सारे बैग्स तो मैंने पकड़ रखे हैं। उसने अपने हाथों में मौजूद ढेर सारे शॉपिंग बैग सिर्फ इशारा करते हुए कहा। उसकी नज़र नीचे अपने पाँव पर पड़ी, जहाँ जूते का एक तस्मा खुला हुआ था। वो शॉपिंग बैग्स वहीं रखकर नीचे बैठकर जूते बंद करने लगी। इसी वक्त एक लड़की ज़रजान के साथ आ खड़ी हुई। ये देखकर ज़रमीन, जो ज़रजान की इस बात का जवाब देने लगी थी, उसका शैतानी दिमाग तकरीबकारियाँ बुनने लगा। उसने जल्दी से पेन की पॉकेट से मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया और एक तस्वीर ले ली। तस्वीर इस एंगल से ली गई थी कि देखने वाले को लगे ज़रजान उस लड़की के पाँव में झुका हुआ है। लबों के किनारे दबाकर हंसी रोकती दूसरी तस्वीर लेने लगी कि पीछे हुई और अपने पीछे आते शख्स से बुरी तरह टकराई। मोबाइल और शॉपिंग बैग उसके हाथ से छूट कर नीचे जा गिरे। उसने पीछे खड़े बंदे को देखकर बगैर गुस्से से बड़बड़ाते हुए झुककर शॉपिंग बैग्स और मोबाइल उठाकर देखा, जो टूटने से बच गया था।
बंदा है या दीवार, ऊपर से आंखों की जगह टच बटन फिक्स किए हुए हैं। उसको इतनी बड़ी ज़मीन खान बंगश नज़र नहीं आई। अगर मेरे मोबाइल को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। गुस्से से कहती शॉपिंग बैग से मोबाइल उठाकर मुड़ी, मगर सामने खड़े शख्स का कद और उसकी स्याह चमकदार आंखों की सफाकी और चेहरे पर करख्तगी ने ना चाहते हुए उसका लहजा लड़खड़ा दिया। रेस्टोरेंट के बाद आज वो उसे देख रहा था। उसने आज भी गोल्डन ब्राउन बालों की हाई पोनीटेल बना रखी थी। हेजल ग्रीन आंखों में शरारत के साथ कोई अनोखा सा रंग था। छोटी सी नाक गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मैदे जैसे सफ़ेद रंग में गुस्से से सुर्खियाँ घुली हुई थी। आज भी वैसा ही लिबास पहन रखा था, बॉटल ग्रीन ढीली डाली सी शर्ट, वाइट जीन्स, नीचे स्नीकर्स। वो अपनी नायाब खूबसूरती से बिल्कुल बेनियाज थी, इस बात से बेखबर कि लोग उसे किन नज़रों से देखते हैं। उसने आज भी एक सरसरी निगाह में उसका तफसीली जायज़ा लिया और बगैर कुछ बोले गहरी नज़र उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर डाल के आगे बढ़ गया। ये देखकर ज़मीन का मुंह हैरत के मारे खुला रह गया। और मिस्टर एल मैनर्ड, सरजान के रोकने के बावजूद उसने पीछे से ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई। सब लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे। तुम लोग जैसे अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो तो, मगर सॉरी जेब में लिए घूमते हो तो मैं आज डालना भूल गए थे क्या? ज़मीन की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुके और लबों पर इस्तेहाया मुस्कुराहट आई। वो एक झटके से मुड़ा और एक जिस्म ज़मीन तक पहुंचा, उसका बाजू सख्ती से दबोच कर सर्द खुश्क लहजे में गोया हुआ, जबकि लबों पर अब तक इस्तेहाया मुस्कुराहट बिखरी थी। सॉरी लिटिल गर्ल, और बहुत जल्दी सॉरी मैं तुमसे सूद समेत वापस लूँगा। उसके लहजे की सर्द मोहरी ने ज़मीन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ाई थी। उसने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। ज़मीन का हाथ सीधा मुकाबल के दिल पर आ गया था। उसे ज़मीन के नरम हाथ के नीचे अपना दिल पूरी शिद्दत से धड़कता हुआ महसूस हुआ था। ज़मीन के शरारतें, उसका अंदाज उसे किसी की याद दिलाता था, मगर आज पहली मर्तबा दिल इतनी शिद्दत से धड़के जाना महसूस करके वो साकित हुआ था। वो आसपास का होश बुलाए बस ज़मीन को तके जा रहा था। उस छोटी सी लड़की में ऐसी क्या बात थी कि उसके दिल की हालत यकसर बदल गई थी। उसे सरजान की आवाज़ और धक्के ने होश की दुनिया में पटका। मेरी बहन से दूर रहो सिकंदर, और दोबारा हाथ मत लगाना। ऐसे सरजान ने उसे ज़मीन से दूर करते हुए वार्निंग दी। वो अपनी बेखुदी पर खुद हैरान था और कुछ शर्मिंदा भी। उसने एक नज़र सर ज़मीन पर डाली और वापस मुड़ गया। उसकी मुठियाँ सख्ती से भींजी और आगे तनी हुई थी। उसे रह रहकर खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्या वो इतना बेखुद हो गया? एक छोटी सी लड़की के आगे किसी मानूस लम्हे में किसी मानूस चेहरे से मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। उसके जाने के बाद वो ज़मीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। मानो तुम ठीक हो? उससे फिक्रमंदी से उसे पूछते हुए उसके हाथ में मौजूद 2 शॉपिंग बैग खुद पकड़े और उसे लिए बाहर चल दिया। उसे ज़मीन पर इस वक्त गुस्से से ज़्यादा अफसोस हो रहा था, जो अपनी बेवकूफ़ी और बचपने में नतीजे से बेपरवाह होकर कुछ भी कर गुजरती थी। उसके पूछे बिना उसने गर्दन मोड़कर उस दूर जाते शख्स की चौड़ी पुश्त को देखा और गहरा सांस भरते हुए मुस्कुरा दी। मैं ठीक गुजर, लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? उसने पार्किंग एरिया में दाखिल होते पूछा। उसे छोड़ो और ये बताओ कितनी बार समझाना पड़ेगा, हर किसी के मुंह नहीं लगते। मानो अब तुम बच्ची नहीं हो। उसने पार्किंग लॉट में मौजूद गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर शॉपिंग बैग्स अंदर रखे। गलत, मैं अभी भी बच्ची हूँ और मैं तुमसे छोटी हूँ। ज़मीन ने फ्रंट सीट पर ढीले होकर बैठते हुए नाक से कोड़ कर कहा तो वो हंस दिया। छोटी हो लेकिन सिर्फ 3 मिनट। उसने भी कल का हिसाब चुकता किया। गाड़ी सड़क पर डालकर उसने एक नज़र ज़मीन को देखा, जो आज मामूल से ज़्यादा खामोश सीट की बैग से पुश टकाकर थके अंदाज में बैठी थी। कुछ खाना है? भूख तो नहीं लगी? उसने प्यार से पूछा। नहीं, बस घर चलो, उसने मुख्तसरन कहते हुए आंखें मूंद ली। ये आज मेरे गुब्बारे से हवा कैसे निकल के? सरजान ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए हंसकर कहते हुए उसकी पूनी खींची, जिसके से वो हंस पे साबिक चढ़ी। नहीं करो जान, पछताओगे तुम, उसने वार्निंग देते हुए अंदाज में कहा तो वो हंस दिया। ओके देन मीट मी रिग्रेट ज़मीन खान बंगश, सरजान ने उसका नाक दबाकर मुस्कुराते हुए कहा तो वो चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट सटाकर उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई और चेहरे का रुख विंड स्क्रीन की जानिब कर लिया। कुछ तवक्कुफ के बाद वो अचानक चीखी। वो चेक करो, बर्फानी लंगूर क्या बच्ची है, तबाह दे। उसने अचानक चीख मार कर आँख मारते हुए लोफराना अंदाज में सामने इशारा किया। उसने अचानक चीख कर बोलने पर सरजान हड़बड़ा गया और गाड़ी को मुश्किल से बैलेंस किया। गाड़ी को संभाल कर उसको घूरते हुए ज़मीन को देखा, जो अब दांत निकाल रही थी। मानो मैंने कितनी बार मना किया, ऐसी गंदी ज़बान मत इस्तेमाल किया करो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बेहोश होकर जाएगा। और तुम्हारे हस्बैंड का क्या बनेगा इस बारे में? सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, उसे समझाने वाले अंदाज में कहते हुए चेहरे पर अफसोस के तासुरात सजाई गाड़ी आलम विला में पहुंचकर रोकी। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली बर्फानी लंगूर, सारी ज़िंदगी तुम्हें सताना तो है, खुशफहमियाँ पालना छोड़ दो, उसने हंसकर कहते हुए उसके बाल बिगाड़े और गाड़ी से उतर के सरजान भी इसके पीछे उतरा और मुलाजमा को सामान अंदर रखवाने का कहता ज़मीन के पीछे अंदर चला गया। मानो गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करो, मानो रूम में जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा लंच वहीं भिजवा देता हूँ। उसने ज़मीन को टीवी लाउंज के सोफे पर लेटते हुए देखा तो उसे इनकार कर दिया।
नहीं ज़र, बस बहुत थक गई हूँ क्योंकि तुमने शॉपिंग से ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अब मैं लंच करके ही रेस्ट करूँगी और मेरी कल के असाइनमेंट भी तुम बनाओगे। उसके बाद पर मुस्कुराता हुआ और सर हिलाता मुलाजमा को खाना लगाने का कहते किचन में चला गया। खाना खाकर रूम में आकर फ्रेश होकर सोने के लिए लेटी तो वही स्याह चमकदार दो शफाफ आंखें उसके दिमाग के पर्दे पर लहरा गई। ठंडा मुर्दा, उसने झरझरी लेते उसके ख्याल को झटकते उसे लकब से नवाज दिया। अपनी बात पर उसकी हंसी निकल गई थी। कितनी देर वो उसी लकब पर हंसी थी। अगर वो सुन ले कि मैंने उसका नाम क्या रखा है तो उस जंगली की क्या हालत होगी। उसने हंसते हुए सोचा। अचानक उसे अपने बाजू में तकलीफ महसूस हुई जो उसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से थी। पक्का जंगली था। उसने अपना बाजू से हिलाते नाक चढ़ाकर सोचा और से झटकती नींद की वादियों में उतर गई। उसने बात से बेखबर कि वो किसी का सुकून और चैन सब तबाह कर गई थी। मैंने तुम लोगों से कहा था ना इस दफ़ा कोई गड़बड़ ना हो। फिर एजेंसियों को खबर कैसे पहुंची? कोई तो है जो गद्दारी कर रहा है। इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी अंदर वाले की मदद के बगैर वो हासिल नहीं कर सकते। ये भी जिसने गद्दारी की है उसे मैं निशान इबरत बना दूंगा। ऐसी सज़ा दूंगा जो दोबारा गद्दारी करने का सोचते हुए बेकाब उठे। उसने गुस्से में वहाँ मौजूद हर किसी को मार मार कर लहू लुहान कर दिया था। हर चीज़ तहस नहस कर दी थी मगर उसका गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। उसकी नीली आंखों में हद दर्जा सफाकियत उतरी हुई थी। किसी दहकते हुए कोयले की मानद लाल अंगारा हो रही थी और लहजा धाड़ की मानद मालूम हो रहा था। एक बहुत अहम ड्रग डील थी जिस पर ISI ने ऐन वक्त पर पहुंचकर ना सिर्फ उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया बल्कि बहुत से बंदे भी उनकी हिरासत में थे। इस डील के कैंसिल होने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ था जिस पर जावेद खलीजी बहुत गुस्से में था और परेशान था। ज़्यादा फिक्र इस बात की थी अगर आर्मी का कोई बंदा उनके दरमियान मौजूद हो तो उनके लिए बहुत ख़तरा है। उसको एक हौसला डार्क मॉन्स्टर की था कि वो उसे बचा लेगा क्योंकि डार्क मॉन्स्टर को ना किसी आर्मी का खौफ था और ना ही किसी चीज़ का। वो हर चीज़ से बिल्कुल बेखौफ था। उसे कुछ पुरसकून होते सामने वहशी बने डार्क मॉन्स्टर को देखा जो हर चीज़ तबाह करके भी मज़ीद ख़तरनाक हो गया था। उसे डार्क मॉन्स्टर का यही दहला देने वाला रूप सबसे ज़्यादा भाता था। यही रूप तो बड़े बड़ों को कांपने पर मजबूर कर देता था। वो कुछ देर मज़ीद तोड़ फोड़ करने के बाद ज़ख्मी हुए बंदर को देखते गाड़ी की चाबी उठाकर निकल गया। वो सोकर उठी, देखा घड़ी शाम के 6 बजाई थी। उफ, मैं कितनी देर तक सोती रही और जर ने मुझे उठाया भी नहीं। हालांकि वो जानता भी था कल को इसकी तैयारी करनी है। जल्दी से बड़बड़ाती हुई सर पर हाथ मारकर बेड से उठी और फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ भागी थी। ना टॉवल से मुंह साफ करती बाहर आई और तौलिया सोफे पर फेंक कर बालों में ब्रश करके उनको खुला छोड़कर ब्रश बेड पर फेंक कर कमरे में बाहर आ गई। उसने जरजान के कमरे में झांक कर देखा जो खाली पड़ा था। नीचे आई तो लाउंज से आवाज़ें आ रही थी। लाउंज में कदम रखते आलम खान बंगश और गुलरुख खान बंगश को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। भागकर अपने बाप के गले लगी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बाबा जान, आपने बताया भी नहीं। मुझे उठा देते 2 घंटे पहले आया। जर ने बताया मेरी बेटी बहुत थकी हुई है और रेस्ट कर रही है तो इसलिए मैंने नहीं उठाया। उन्होंने शफकत से कहते हुए उसके सर पर बोसा दिया। उसने सामने अपनी माँ को देखा जो जल्दी से उनके गले लगी। उफ मम्मी बाबा, मैंने आप लोगों को इतना ज़्यादा मिस किया कि आपका एक गंदा बेटा मुझे बहुत तंग करता है। उसने मासूम शक्ल बनाकर जरजान की शिकायत दर्ज कराई जिस पर वह हैरत से मुँह खोले से घूर कर रह गया। ये क्या है ज़र? बहन को सताते हो आलम खान बंगश ने तंबीही अंदाज में पूछा तो वो गहरी सांस भर के रह गया। बाबा जान ये झूठ बोल रही है। इस पटाखा ने मुझे नचा कर रखा हुआ है। इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा रही है। उसे ज़मीन को घूरते हुए अपनी सफाई पेश की। आलम साहब मुस्कुराते उन दोनों को देखा जो एक दूसरे को मुंह चढ़ा रहे थे। फिर गुलरुख की जानिब देखा जो उन दोनों को देखकर हंस रही थी। उन्होंने बेसाख्ता दोनों को यूँ खुश रहने की दुआ देते हुए बात बदल डाली। डिनर के दौरान भी जरजान और ज़मीन की नोकझोंक चलती रही और आलम साहब और गुलरुख उनकी बातों पर हंसते रहे। डिनर के बाद वो रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चले गए और ज़मीन जरजान को घसीटती उसी के कमरे में लाए। ज़र ये मुझे समझा दो ना, कल को इसकी तैयारी कोई नहीं है। उसने किताब में से एक सवाल पॉइंट आउट करते उसे कहा कोई ज़रूरत नहीं तैयारी करने की। जरजान ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ क्यों ज़रूरत नहीं है? ओह इसका मतलब तुमने तैयारी कर लिया और चाहते हो कि मैं फ़ेल हो जाऊँ? उसने अफसोस और गुस्से की मिली जुली कैफियत से कहते हुए उसके कंधे पर मुक्का चढ़ा। अल्लाह मानो कभी तो कुछ सीधा सोचा करो। पागल मम्मी बाबा 1 वीक के लिए आए हैं तब हम यूनी से छुट्टियां करेंगे और हमारे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट सारे हैदर और फादी के ज़िम्मे। हम सारा वीक मम्मी बाबा के साथ स्पेंड करेंगे ना। जरजान ने उसके सर पर हल्की से जुत लगाते उसकी कमकली पर अफसोस करते हुए अपने प्लान से आगाह किया। उसकी बात सुनकर खुशी से उसके गले लग गई। वाह बर्फानी लंगूर, तुम तो बड़े काम के बंदे हो भाई। मैं तो तुम्हें यूं ही फारिग समझती थी। जरजान ने बस उसे घूर कर रह गया। आलम खान और गुलरुख खान बंगश बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम थे। आलम खान के वालिद का बिजनेस फ्रांस और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। उन्होंने उसे मज़ीद तरक्की बख्शते एक ब्रांच अमेरिका में भी खोल ली थी। गुलरुख पाकिस्तान का बिजनेस संभालती थी।
फरहाश खान बंगश आलम साहब के छोटे भाई फ्रांस का संभाले हुए थे। उनकी बीवी पहली बेटी की पैदाइश पर दारिफानी से कूच कर गई थी। आलम खान के कहने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और बस बेटी को पूरी दुनिया मानकर मरहूम बीवी की आखिरी निशानी को सीने से लगाए रहे। अजलान ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था जबकि फरहाश खान की एक प्लेन क्रैश में मौत वाक़ हो गई। ये मरहला सबके लिए बहुत दिलखराश था। आलम खान अपनी भतीजी को पाकिस्तान ले आए। अपने भाई की ख्वाहिश पर अमल करते हुए ज़ारा फरहाश खान बंगश की शादी अपने बेटे अजलान आलम खान बंगश से करवा दी। मास्टर्स करने के बाद अजलान और ज़ारा ने फरहाश खान का बिज़नेस संभालने की ख्वाहिश की तो आलम ने बगैर किसी पेश के इन्हें इजाज़त दे दी। आलम खान जो खुद पाकिस्तान का बिज़नेस वाइंड अप करके ज़रजान, ज़रमीन और गुलरुख को लेकर अमेरिका चले गए। ज़रजान और ज़रमीन इस वक्त हाई स्कूल में थे। अमेरिका जाने के एक हफ्ते बाद ज़रमीन की तबीयत बिगड़ गई। हर किस्म का महंगा इलाज करवाया मगर फ़र्क नहीं पड़ा। किसी ने उन्हें बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वहीं की मिट्टी रास आती है जहाँ वो पैदा होते हैं। आलम खान बंगश उनकी बात पर अमल करते हुए उसे भी आजमाने का फ़ैसला किया और ज़रमीन को लेकर पाकिस्तान आ गया। उसे पाकिस्तान वापस लाया गया तो हकीकतन बगैर किसी इलाज के कई दिनों ठीक हो गई। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते ही ज़रजान ने आलम खान को ज़बरदस्ती वापस अमेरिका भेज दिया कि सारा बिज़नेस मैनेजर्स देख रहे हैं। आलम साहब हर हफ्ते जाते थे मगर 1-2 दिन क़याम के पास वापस आ जाते जिससे बिज़नेस की साख को नुकसान पहुँच रहा था। गुलरुख और आलम साहब एक दफ़ा फिर अमेरिका चले गए और ज़रमीन ज़रजान इस्लामाबाद में अपने आबाई घर आलम विला में रहने लगे। इस वक्त वो दोनों इस्लामाबाद की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन पार्ट 2 के स्टूडेंट्स थे। उदास शाम की दहलीज पर बैठे हम दिल से लगने का सबब सोच रहे थे। अपने कमरे से मुल्हिका टेरेस पर खड़ा हाथ में पकड़ी सुलगती हुई सिगरेट को देख रहा था जिसकी तरह उसका दिल भी सुलग रहा था। बार बार ज़रमीन खान बंगश का मासूम चेहरा उसके ख्यालों की दुनिया में रोशनी बिखेर रहा था। हर बार खून में लत-पत वजूद उस ख्याल को बुरी तरह झटक रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। एक छोटी सी लड़की के लिए खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। खुद को खून में लिपटा वजूद याद आते से आँखें सरतरीन हो गई थी। वो कोई नहीं जानता था वो ज़ब्त की सुर्खी थी या उसके पीछे कोई और वजह थी। उसके हर ख्याल हर कोशिश को रद्द करती ज़रमीन खान बंगश उसके हवासों पर हावी हो रही थी। जब मुसलसल कोशिश के बावजूद ज़रमीन के ख्यालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो ढीला होकर कुर्सी पर गिर गया और आंखें मूंद ली। हेज़ल ग्रीन आंखों ने गुस्सा और खौफ का हल्का सा तासुर याद करते खुद ब खुद उसके अनाबीला मुस्कुराहट में ढल गए। नज़र से दूर होकर भी वो तेरा रूबरू होना किसी के पास होने का सलीका हो तो ऐसा हो। पूरा हफ्ता सिकंदर ने उसे यूनिवर्सिटी में ढूंढते गुजारा। फिर उसको पता चला 1 हफ्ते की छुट्टियों पर है तो मज़ीद बेचैन हो गया। वो जो उसको एक नज़र देखना चाहता था पूरा हफ्ता इंतज़ार के नाम हुआ और आज पहली मर्तबा उसे किसी का इंतज़ार करना सुहाने रूह लग रहा था। ख़ुद भी हैरान था कि कोई लड़की उसके लिए इतनी अहम कैसे हो गई पहली मुलाकात में। और फिर लड़की भी ज़रमीन खान बंगश किसका ना सोचते भी आम इंसान तौबा करे। उसे ज़मीन में किसी की झलक दिखाई देती थी जिसकी वजह से उसे सोचने पर मजबूर हो गया। वो उन दोनों को सोचना नहीं चाहता था लेकिन ज़मीन की यादें उस पर हावी थी और उसके साथ खून में लिपटा वजूद उसकी यादों के पर्दे पर लहराता। जहाँ ज़मीन की याद उसके लिए खुशकुंती में उस ज़ख्मी वजूद की याद उसके दिल पर कोड़े बरसा रही थी। ज़िंदगी में दूसरी बार ख़ुद को बेबस महसूस करा था। ये वो जज्बा था जिससे सिकंदर को शदीद नफ़रत थी मगर पहले की तरह आज फिर मजबूर था। बादशाह हम मिजाज हस्ती के इश्क ने तेरे दीदार का फ़कीर बना दिया। नहीं मैं 2 दिनों तक वापस आऊँगा तब तक उसका पता चल जाएगा। सिकंदर ने मोबाइल कान से लगाए गीले बालों से तौलिया मारते हुए कहा, नहीं मैं उसे देख लूँगा। तौलिया स्टैंड पर लटकाते उसने अगली बार सुने बगैर लब भेजे और कॉल काटी। टी शर्ट उठाकर पहनते फाइल्स उठाकर सोफे पर आ बैठा। आज भी काम करते उसे सुबह 4 बज गए थे। काम से फारिग होकर फाइल समेटता पिछले लॉन में आ गया जहाँ चाय बना रखा था। आज घंटे के बाद पसीने से शराबूर बाहर निकला और फ्रेश होकर नमाज फजर अदा की। नमाज के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दुआ बेसाख्ता उसके लबों पर आ गई। या अल्लाह उसे मेरी महरम बना दे। उस दुआ के बाद कितनी ही देर बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला रहा। फिर बाकी दुआ मांग कर उठा और तैयार होता बाहर निकल गया। आज वो दोनों आलम साहब और गुलरुख के जाने के बाद हफ्ते बाद यूनिवर्सिटी आए थे और पहला लेक्चर लेकर ग्राउंड में बैठे थे। यार मुझे कुरैशी साहब के लेक्चर में बहुत नींद आती है। ऐसे लगता है जैसे लोरी सुना रहे हैं। ये माही थी जिसका नाम तो महायान था मगर सब प्यार से माही कहते थे। उसको हमेशा प्रोफेसर खालिद कुरैशी के लेक्चर बहुत नींद आती थी। उसका निकाह अपने चचाजाद मोमिन से हो चुका था तो उन्हीं के ग्रुप में था। ओह मेरा बच्चा, इसको यहाँ कोई बिस्तर लगा दे ताकि अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से सो जाए। ज़मीन उसके चेहरे पर प्यार भरी चुटकी काटते और शरारत से कहा तो सबका मुश्तरका कहका गूंजा। वैसे यार एक बात तो मानना पड़ेगी, तो से ज़मीनें नहीं थी तो हमारा ग्रुप खाली सा लग रहा था। फिर से हमारे ग्रुप में बाहर आ गई है। ज़मीनें हमारे ग्रुप की जान है।
ये फ़ादी था, इसका नाम फ़हाद हसन था मगर सब इसे फ़ादी कहते थे। ये नाम भी ज़रमीन की तख्लीक था। फ़ादी को बस एक ही शौक़ था, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का जुनून। मगर उसके बाबा उसका ज़बरदस्ती तालीम दिलवा रहे थे कि तालीम के जा जब चाहे जैसे चाहे कुछ भी करता फिरे। वो इसी आस पर तालीम हासिल कर रहा था। हम भी पड़े हैं राहों में, कुछ नज़रे करम हम पर भी हो। फ़ादी की बात सुनकर ज़रजान ने जलते हुए तंज करते शेर का बेड़ा गर्क किया। उसकी बात फिर एक दफ़ा फिर सबके कहका गूंजा, जिनमें से सबसे ऊंचा कहका ज़रजान का अपना था। भाई अगर ज़रमीन ग्रुप की जान है तो मेरा यार ग्रुप की शान है। हैदर ने ज़रजान के कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। हैदर के पेरेंट्स नहीं थे, उसके चचा चची ने उसे पाला था। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने हैदर को बिल्कुल सगी औलाद की तरह पाला था। हैदर बचपन से अपनी कज़न से मंसूब था। कुछ तवज्जो हम पर भी नहीं हुई तो मैं भूख या नींद से इधर ही पूरी हो जाऊंगी। माही की दिहाई पर मोमिन बोल उठा। वाकई यार भूख तो मुझे भी लगी है, मैं लेकर आता हूँ, मगर सबसे पहले अपनी जेब ढीली करो, मोमिन ने उठते हुए कहा। और तो सबने जहरीली नज़रों से मोमिन को घूरा। शर्म कर बेशरम इंसान, तो अंकल के नाम पर धब्बा है, तो कहीं से उनका बेटा नहीं लगता। फ़ादी ने उस पर लानत पेशते हुए कहा। तो हैदर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कसम से जितना ये कंजूस है ना, माही ने इसे छोड़कर भाग जाना है। नहीं जी, मैं क्यों छोड़ूं मोमिन को। हैदर की बात पर अचानक ही माही के कहने पर सबने हूटिंग शुरू कर दी और से अपनी जल्दबाजी का एहसास हो तो जनब सी गई। जल्दी करो, अगर कुछ खाना है तो जल्दी से पैसे निकालो। मोमिन भी अपने नाम का एक ही चीज पैदा हुआ था, इतनी ज़्यादा करवा कर भी वहीं अटका हुआ था। ज़रजान ने अपना वॉलेट निकाला और साथ मोबाइल बच उठा। ज़रमीन का मैसेज देखकर उसने अचंभे से उसकी जानिब देखा, जिसने उसे मैसेज देखने का इशारा किया। उसने मैसेज देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने लब भेंजे घूर कर ज़रमीन को देखा और वॉलेट से अपने और ज़रमीन के दोनों के पैसे निकालकर मोमिन को पकड़ाया। ज़रमीन ने उसे वही तस्वीर भेजी थी जो मॉल में ली गई थी और साथ मैसेज था कि अगर चाहते हो कि कोई ना देखे तो मुझे पेनाल्टी डालने की पनिशमेंट के तौर पर मेरे पैसे भी तुम दोगे। और ज़रजान ने चारों नाचार उसके पैसे भी दिए। अब वो खुद को कोस्ट रहा था, जब उसको जानता था किसी को नहीं बख्शती तो मैंने इसे पंगा ही क्यों लिया। लंच करते अगले लेक्चर का टाइम हो गया था। उन छः का ग्रुप बचपन से साथ था, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वो सब साथ रहे थे। उन सब की आपस में बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी। सब ज़रमीन को बहन और माही को भाभी मानते थे। आप लोग क्लास में जाओ, अभी लेक्चर स्टार्ट होने में 10 मिनट है, तब तक आई TD डिपार्टमेंट से होकर आती हूँ। क्लास में जाते जाते कुछ याद आने पर ज़रमीन कहती वहाँ से भागी और ज़रजान अरे अरे करता रह गया। वो शानज़े से बात करी थी जब शानज़े के पीछे एक लड़का फ़ोन पर बात करते आ खड़ा हुआ। ज़रमीन की जानिब उसकी पुश्त थी। उसका चेहरा तो नहीं देख पाई, मगर जिस चीज़ ने उसे साकित किया उस लड़के के सफ़ेद गर्दन पर दाएं जानिब कान के नीचे कतार में 2 तिल थे। शानज़े ने जल्दी से बात ख़त्म करके उसके साथ जाने के बाद जोश से आगे बढ़ी। इट्स रियली स्ट्रेंज, आपको पता है ये मोल्स आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहते हैं। यह आवाज़ लाखों में भी पहचान सकता था। उस आवाज़ को सुनने और चेहरा देखने के लिए वो पूरा हफ्ता बेकल रहा था, मगर वो किस्मत से अक्सर अनजान जिसको देखने के लिए बात करने के लिए वो पूरा हफ्ता बेचैन रहा, खुद उसे मुखातिब करी थी। वो जैसे मुड़ा उसको अपनी ही गर्दन पर पुश इश्तियाक नज़रों से देखता पाकर चटका था, मगर उसका हुलिया देखकर मुठियाँ भींच गया। उसने नागवार हैरत उसके हुलिये पर डाली। ज़रमीन ने हल्के जामनी रंग का कॉटन का कुर्ता, वाइट जीन्स और कुर्ते के रंग के ही स्नीकर्स पहन रखे थे। छोटा सा वाइट लेदर बैग हमेशा वाले अंदाज से पहन रखा था। गोल्डन ब्राउन बाल पोनी की बजाय हाफ बन में मुकीद थे और बाकी खुले छोड़े हुए थे। मेकअप से मुबर्रा चेहरा, हेज़ल ग्रीन आंखों में हैरानगी और इश्तियाक लिया वो लड़कियों को भी मुड़कर देखने पर मजबूर कर रही थी। उसकी सादगी भी कमाल रखती थी। ज़मीन ने देखा तो हैरत से चटकी पे फ़ौरन तासुरात नॉर्मल करते उसके चेहरे पर दोबारा शरारती सी मुस्कान आ गई। ओह, तुम अभी तक पढ़ते हो, मुझे लगा अपने बच्चों को पढ़ाते होगे। वो शरारत से कहते हुए खुद ही हंसती और वैसे तासुरात से जाए हाथ में पैंट की पॉकेट डाले खड़ा रहा। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था जो शायद पहली बंदी थी। अजनबी होते हुए भी उसके सर्दपन को हाथ में लाए बगैर बेतकल्लुफ़ी से बात कर रही थी। पढ़ाऊँगा हमारे बच्चों को, उसने मानी खेजी से कहते हुए उसके तासुरात नोट किए जिसे उसकी बात ही समझ नहीं। उसकी मासूमियत पर शाद हुआ। उसके चेहरे पर वही सर तासुरात देखे बैग को कंधे पर सेट करती एकदम आगे बढ़ी। एक बात बताओ, तुम इतने अकड़ू क्यों हो, इतना कम क्यों बोलते हो, मुँह में दर्द होता है क्या। उससे आगे को झुकते राजदाराना अंदाज में पूछा तो बात ख़त्म होते ही पीछे को हंसती। उसको देखकर सिकंदर के नाबी लब गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराए थे। इससे पहले कोई सिकंदर को जवाब देता ज़रजान ने ज़रमीन को बाजू से पकड़कर अपने पीछे किया। मेरी बहन से आइंदा दूर रहना सिकंदर। उसने सिकंदर पर एक कहर आलूदा निगाह डालते हुए ज़रमीन का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। अपने और ज़रमीन के दरमियान उसको ज़रजान की मुदाखलत जहर से ज़्यादा बुरी लगी और फिर उसके अल्फाज सिकंदर को गोया आग पर बिठा दिया। उसने एक नज़र सामने जाते ज़रजान को देखा और उसकी हिम्मत बढ़ा। तो तुम अब अपनी बहन को मुझसे दूर नहीं कर सकते। ज़रजान खान बंगिश वो पीछे से ज़रजान के कंधे को टहका देता सरगोशी की नुमा लहजे में बोलकर आगे निकल गया। उसकी सरगोशी इतनी आहिस्ता थी कि ज़रजान के साथ चलती ज़मीन भी नहीं सुन पाई।
उसके लहजे की सरसराहट और बात से जरजान के चेहरे का रंग फक हुआ, मगर जल्द ही खुद को संभालते बिजनेस डिपार्टमेंट में चल दिया। जरमीन के जाने के बाद 10 मिनट इंतज़ार करके खुद भी उसके पीछे आ गया। फादी भी उसके साथ आया था और ये सब जानते थे जरमीन के मामले में हद से ज़्यादा हसास है कि 10 मिनट भी उसे दूर नहीं रह सकता। IT डिपार्टमेंट में दाखिल होते उसकी नज़र जरमीन की पुष्ट पर पड़ी, जो सिकंदर के सामने खड़ी उससे बात कर रही थी। सिकंदर उसको टिकटिकी बांधे देखते पाकर गुस्से से उनके जाने पड़ा। जानता था जरमीन मासूम है, वो लोगों की नज़रों का मफ़हूम नहीं समझ पाती, उसे बस एक ही काम आता है, शरारतें करना। उसने आगे बढ़कर जरमीन को बाजू से पकड़कर अपने पीछे किया और सिकंदर को वार्निंग देकर वहाँ से निकला, मगर उसकी धमकी ने जरजान को खौफज़दा कर दिया। जहर, मेरा बाजू तो छोड़ो, और तुम हर दफ़ा उसे देख कर ही कि डायलॉग क्यों मारते हो? उसने अपना बाजू जरजान से छुड़ाने की कोशिश की, हंस कर कहा, मगर जरजान की घूरी पर खामोश हो गई। ओके, बट उस बेचारे को तो पता भी नहीं था मैं उससे बात करने वाली हूँ। खुद उसके पास गई थी और तुम उसे डांट कर आ गई। वैसे पता है जानी हूँ सिकंदर की नेक, बस मानो अब दोबारा नाम मत लेना और ना ही उसकी कोई बात करोगी। वो हंसकर उसे सिकंदर नामा सुना रही थी। क्लास के आगे बाहर आकर जरजान ने गुस्से से टोक दिया। जरजान की दरश्तगी से कहने पर वो शुद्ध रह गई थी। जरजान ने आज तक इस लहजे में बात नहीं की थी। जरजान तो क्या, किसी से भी ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया था। मेरा बाजू छोड़ो जरजान खान बंगश, उसने खुश्क अंदाज में कहते हुए एक झटके से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वा और अपना नाराज़ शिकवा भरी निगाह उस पर डालकर क्लास में चली गई। वह गुस्से या नाराज़गी में उसके पूरे नाम से बुलाती थी। उसे अंदाज़ा है कि से जरजान अपने लहजे की सख्ती से अंदाज़ा हुआ था, मगर एक तीर कमान से निकल चुका था। जरजान ने मदद तलब नज़रों से फादी को देखा, जो उसे गुस्से से घूरते हुए क्लास में चला गया। जरजान मुठियाँ सख्ती से भेजे क्लास में दाखिल हुआ और जरमीन के साथ जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके बैठते ही जरमीन उठी और जरजान के साथ बैठे हैदर ने दूसरी तरफ खाली कुर्सी पर बैठी। जरजान को अब शदीद नाराज़गी पर अफसोस होने लगा और गुस्सा भी आने लगा, मगर तब तक प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे। वो गहरा सांस भर के लेक्चर की जानिब मुतवज्जह हो गया। ये एक कदीम तर्ज पर बना हुआ टॉर्चर सेल था, जिसमें एक जानिब दीवार के साथ मुलजिम को बांधने उसके लिए रस्सियाँ लटक रही थी और दूसरी जानिब टॉर्चर करने का सारा सामान एक लकड़ी की अलमारी में सजा कर रखा गया था। बाएं दीवार की तरफ लकड़ी की पर एक सिल पड़ी थी, जिस पर नोकीले कील थे। पूरा सेल इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक जगह हल्की रोशनी नजर आने वाले मंजर को दहशतनाक बना रही थी। नीली आंखों में सफाकी उतरी हुई थी। सामने बंधे हुए शख्स के नाखून एक एक करके उखाड़ रहा था, जिससे उस शख्स की दिलखराश चीखें बुलंद होकर सेल के दरो दीवार की वहशत में की लपेट में ले रही थी। डार्क मॉन्स्टर की आंखों में उतरी सफाकियत और दरिंदगी देखते उसे अपनी रूह फना होती महसूस हुई। आज उसे समझ आया था कि लोग डार्क मॉन्स्टर के होते गद्दारी का सोच कर भी कैसे काम चाहते थे। उसे भी डार्क मॉन्स्टर की गैंग के साथ गद्दारी की सज़ा मिल रही थी। डार्क मॉन्स्टर को चाकू उठाते देखकर उसने सर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में हिलाना शुरू कर दिया, मगर जिसके सर पर खून सवार हो वो किसी की मुज़ाहमत कहाँ देखता है। उसने चाकू से पहले उसकी एक आँख निकाली, फिर दूसरी। वो चीख चीख कर अपनी बेहोशी की हालत में आ चुका था। गले से आवाज़ निकलना बंद हो चुकी थी। उसका हमेशा से ही कसूर रहा था, अपने शिकार को बेबस करके मारता था। उसको नीम बेहोश देखकर डार्क मॉन्स्टर ने स्विच प्लग में लगाया और वोल्टेज की मिकदार कम करके उसको तब तक करंट लगाता रहा जब तक उसका खून करंट के झटके खाकर जल नहीं गया। कुछ ही देर खून के जलने से उसकी बारी स्याह होने लगी थी। उसके ठंडे स्याह पड़ते मुर्दा जिस्म पर एक सर्द निगाह डालता वो सेल से बाहर निकल गया और बाहर खड़े दोनों लड़कों को इशारा करके आगे बढ़ा। उसका इशारा पाते ही दोनों अंदर दाखिल हुए। डार्क मॉन्स्टर की वहशत फैलाने के लिए उसके टॉर्चर को सबके सामने निशाने इबरत के तौर पर पेश किया जाता ताकि हर कोई इससे इबरत हासिल कर सके। अब भी उसकी स्याह लाश को हॉल में लटकाया जाना था कि तमाम लोग उस एक गद्दार का अंजाम देख सकें। सेल में दाखिल होते ही इंसानी जिस्म के जलने की नागवार बू पर बेसाख्ता दोनों ने नाक पर हाथ रखा था। सामने उसके स्याह मुर्दा जिस्म को देखकर एक लड़के को तो मतली हो गई। वो फ़ौरन बाहर की जानिब भागा। हालत तो पीछे रह जाने वाले की भी ख़राब थी, मगर डार्क मॉन्स्टर के खौफ से उसने कदम जंजीर कर दिए। वो दोनों लड़के भी अभी नहीं थे। उनको लाश को हाल में लटकाने का हुक्म मिला था। उस शख्स की लाश की हालत देखकर उस नए लड़के के दिल में डार्क मॉन्स्टर की वहशत और खौफ पहले से मज़ीद बढ़ गया। इतनी सफाकी और दरिंदगी सिर्फ डार्क मॉन्स्टर दिखा सकता है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। झरझरी लेकर सोचता उसका मुर्दा जिस्म उठाने के लिए आगे बढ़ा था। मानो मेरी जान, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उससे वो अच्छा बंदा नहीं है, उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है। तुम अभी छोटी हो, मासूम हो, लोगों को समझ नहीं पाती। उसको भी माइग्रेट होकर यूनी में आए 2 माह हुए हैं, तो साथ ही यूनी में सबके ख़राब लोगों का ग्रुप का हेड बन गया। उससे बात करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। उससे जितना दूर हो अच्छा है मेरी जान। जरजान ने छुट्टी के वक्त उसकी गाड़ी में बैठते हुए दोबारा समझाना शुरू कर दिया। वो सारा दिन यूनी में मनाने की कोशिश करता रहा, मगर नाकामी हुई। जरमीन सिकंदर के बारे में ऐसे एकाएक सुनकर हैरत से जरजान को देख रही थी। सच बोल रहे हो जर? वो ऐसा लगता तो नहीं है। मानो तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। उसके बारे में जानते हैं
अभी उसने जो कुछ तुम्हें उसके बारे में बताया वो भी कम है। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। अब तुम अब प्रॉमिस करो कि दोबारा उससे कोई बात नहीं करोगी, ना ही उसका जिक्र करोगे, और सबसे अहम बात ये अपनी ज़बान उसके सामने बिल्कुल बंद रखना। देखो मेरी जान, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें ज़रा सा नुकसान पहुँचाए। उसने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर ज़रमीन का हाथ पकड़ते उसे प्यार से समझाया। ज़रमीन ने एक नज़र उसके संजीदा चेहरे को देखा जहाँ उसके लिए परेशानी और प्यार कम था। वो ज़रजान को मज़ीद तंग करने का इरादा तरक करते हुए मुस्कुराई दी। ओके, बट पहले मुझे आइसक्रीम खिलाओ। उसके नाक चढ़ाकर कहने पर वो हंस दिया। हमारा नाक चढ़ाकर क्यों बात करती है? उसे ज़रमीन का नाक दबाकर हंसकर पूछते हुए गाड़ी का रुख आइसक्रीम पार्लर की जानिब कर दिया। मेरा नाक, मेरी मर्जी, उसने फिर से नाक चढ़ाकर कहा और ख़ुद हंसी थी। ज़रजान भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। रशियन ड्रग डीलर्स के साथ जो एक बहुत अहम मीटिंग थी जो एक ग्रैंड पार्टी की आड़ में हुई थी। उसमें जावेद खलीजी और उसके अहम अराकीन के साथ अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया शामिल थे। उस ड्रग डील के साथ रूस के असलहे का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इलीगली आने वाला था, जिसका इस्तेमाल गिलगित और बलूचिस्तान में छुपे दहशतगर्द तंजीमों के लिए होना था। ड्रग डील और इस कंसाइनमेंट की खबर बहुत कम लोगों को थी। एक बड़े से कैसीनो में पार्टी पूरे ज़ोर शोर से जारी थी। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम था। जगह जगह गार्ड अपने मखसूस यूनिफॉर्म पहने हाथों में गन्स लिए खड़े थे। हर शख्स अपने ज़िम्मे का काम निभा रहा था। हर तरफ नामुनासिब मगरबी लिबास में तरकते वजूद तमाम लोगों को अपने पसंदीदा मशरूब गिलास में थामे अपनी मनचाही लड़की को बगल में दबाए एक दूसरे के साथ खुशगप्पी में मसरूफ़ थे। वह इन सबको 2 बार के सामने बैठा ब्रांडेड विस्की की घूंट करके अपने अंदर उड़ेल रहा था। 6 फुट से निकलता कद, मजबूत कसरती जिस्म, नीली आंखों में सफाकी दरिंदगी और सर्द मोहरी गोया रची थी। घने ब्लॉन्ड बालों को जेल की मदद से अच्छी तरह सेट किया गया था। उसकी तरफ खड़ी मगरूर नाक और उसके अटल इरादों को पता देती थी। ब्लॉन्ड मूंछों के तले अनाबी लब सख्ती से भेजे हुए थे। ब्लैक टक्सीडोज पहने वो मर्दाना वजाहत का मुकम्मल शाहकार था। उस पर किसी यूनानी देवता का गुमान होता था। उसकी सहर अंगेज़ जकड़ लेने वाली शख्सियत के सहर में बंदी कई लड़कियां अपनी इज़्ज़त नफ्स और अना को रोनती खुद उसके पीछे आई, मगर उसकी नीली आंखों में मौजूद तासुरात देखकर कफ अफसोस मिलती पीछे हट गई थी। पार्टी पूरे अरूज पर थी। हर शख्स अपने मर्जी से पार्टी एंजॉय कर रहा था। कसीनो के एक खुफिया साउंड प्रूफ कमरे में मीटिंग जारी थी। इस कमरे में कुल 10 लोग मौजूद थे, जिनमें एक जावेद खलीजी और एक डार्क मॉन्स्टर और बाकी 8 लोग रशियन डीलर्स थे। मीटिंग इख्तिताम की तरफ गामजन थी जब मखसूस सायरन की आवाज़ ने बेसाख्ता आवाज़ को बाख्ता कर दिया। तमाम लोग इमरजेंसी एग्जिट की जाने बढ़े, मगर उसे बंद पाकर ठंडे पसीने छूट गए। आर्मी की तलवार सर पर लटक रही थी और अगर सबूत समेत पकड़े जाते तो फांसी का फंदा उनके लिए यकीनी था। उसने हड़बड़ी में भी एक शख्स को पुरसकून अपनी जगह पर अभी वैसे बैठा था। ना ही उसके चेहरे पर खौफ का तासुर था, ना ही परेशानी। चेहरे पर करख्तगी और नीली आंखों में मौजूद सफाकी और सर्द मोहरी अभी तक कायम थी। 5 मिनट में इसकी ब्रांडेड घड़ी के लाल बटन ने जैसे ही ब्लिंक किया तो उसने कोट से पॉकेट अपनी मखसूस क्लॉक निकाली और लोड करके उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में मीटिंग रूम का खूनी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। अब वहाँ 2 नफूस जिंदा बचे थे, डार्क मॉन्स्टर और जावेद खलीजी। जावेद खलीजी ने फटी आंखों से सबको देखते हुए धूमनी की माने चलती सांसों से डार्क मॉन्स्टर को देख रहा था, जिसे अपनी मखसूस पनाहगाह समझता था। लेकिन आज उसे इदराक हुआ वो डार्क मॉन्स्टर अपने ही हाथों अपनी मौत का सामान पैदा कर चुका है। कि तुमने क्या किया? खौफ के मारे उसकी ज़बान से अदा होने से इनकारी थे। दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया। उसने बेनियाजी से लापरवाही से जवाब देते ही कदम उसकी जाने बढ़ाया। उसकी आंखों में खून लिए अपनी जाने बढ़ता देखकर जावेद खलीजी खौफजदा होता पीछे और सोफे से टकराकर नीचे गिर गया। उससे पहले वो उठता उसके सर पर पहुंच चुकी थी। डार्क मॉन्स्टर ने एक पाँव उसकी टांग पर रखते और ज़ोर से पीछे किया। उससे अपनी टांग टूटती हुई महसूस हुई। क्या हुआ जावेद खलीजी? खौफ महसूस हो रहा है? उसने मुज़हका खेज़ अंदाज में पूछा, मगर नीली आंखों का तासुर वही था। ये खौफ तुझे बेबसों की आंखों में देखकर सुकून मिलता है, तो चलो तुम्हें आईना दिखाते हैं ताकि हमारे सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड का डॉन किसी बेबस की आंखों देखकर पुरसकून हो जाए। उसका लहजा तंजिया था। जावेद खलीजी ने आखिरी कोशिश के तौर पर गन निकालने के लिए पॉकेट की जानिब हाथ बढ़ाया, जिसे डार्क मॉन्स्टर ने बीच में ही पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना डाली। ना, नहीं, इस काम के लिए तुम अभी बहुत कच्चे हो। उसने जावेद खलीजी को हाथ में पकड़कर जोर से मोड़ा के हाथ जोड़कर उखड़ा था। उसके दिल दहला देने वाली चीखों पर डार्क मॉन्स्टर ने उसे नागवारी से देखा। खौफ और तकलीफ की मिलीजुली कैफियत से, मगर डार्क मॉन्स्टर ने उसकी बात दरमियान में कहा, अभी हमारा प्रॉपर तारफ़ नहीं। और डार्क मॉन्स्टर नहीं, मेजर शाह नाम से तो तुम सारे बुज़िल खौफ वाकिफ़ हो। चलो आज खुलकर ज़ियारत कर लो, ये सिर्फ मखसूस लोगों को नसीब होती है। उसका लहजा फिर मुज़हका खेस हुआ। मगर तुम जैसों के लिए मेरा एक ही तारुफ है, रेड वुल्फ। उसके सरसराते लहजे में नया तारुफ सुनकर जावेद खलीजी को अपनी रूह फना होती महसूस। रेड वुल्फ को अंडरवर्ल्ड में कौन नहीं जानता था? वो मौत का दूसरा भयानक नाम था। दुश्मनों को ऐसी सज़ा देता कि रूह कांप उठती। उसके चेहरे के तासुरात से महफूज होते मेजर शाह ने उसे गिरबान से पकड़कर एक झटके से
खड़ा किया। तब उसकी टीम अंदर आ गई। मेजर शाह के इशारे पर हथकड़ी पहना दी। कैप्टन हमजा उसे रेड वुल्फ के टार्चर सेल में रखना और मेरे आने तक इसे कोई हाथ ना लगाए। मैं खुद अपने मेहमान की तवाज़ो करूँगा। यस सर। उसने हुक्म जारी करते हुए जवाब सुनकर एक नज़र जावेद खलीजी पर डाली जिसे कैप्टन हमजा दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर लेकर जा रहे थे। पीछे मौजूद टीम ने उसे सबूत इकट्ठा करने को ऑर्डर दिया। सब उसे अहम सबूत उठाए और जावेद खलीजी के ऑफिस में चला गया। उसे 6 माह कबल जावेद खलीजी के गैंग को ख़त्म करने का असाइनमेंट मिला था। उसे सबसे पहले जावेद खलीजी का भरोसा जीता, उसके गैंग में शामिल हुआ और अब उससे राइट हैंड बनते ही मौका देकर अपने मिशन को इख्तिताम पर पहुंचाते हुए उसे ज़िंदा पकड़ लिया था। आज सुबह से सिकंदर ज़रमीन को सोच रहा था। उसे कल दरजान की बात कर गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़रमीन की मौजूदगी उससे ख़ुद को कुछ गलत करने से रोक दिया। ज़रमीन वो पहली लड़की थी जिसने उसे खौफज़दा हुए बगैर बेतकल्लुफ़ी से बात की थी और जिसे सिकंदर ने बेखुद होकर सुना था। अपने दिल के पलटे जाने पर ख़ुद हैरान था। उसे ज़रमीन से पहले कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी, ना ही उसे किसी ने ऐसा मौका दिया था, मगर ज़रमीन खान बंगश बिला इजाज़त उसके दिल के इंतहाई करीब आ गई थी। उसे कुछ दिनों में ऐसा महसूस होने लगा कि ज़रमीन उसके वजूद का कोई हिस्सा है जो उसे दुनिया के अनजान रास्तों पर किस्मत की मेहरबानी से मिल गया। चाह कर भी उसकी सोचों और उसके ख्याल को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ज़रमीन का सिकंदर के साथ रवैया अक्सर तब्दील हो गया था। वो ज़रजान की बात पर सख्ती से अमल कर रही थी। सिकंदर को यूनी में कहीं भी देखती तो रास्ता बदल लेती या साइड होकर निकल जाती। ज़रमीन खान बंगश जो रहा चलते भी पंगा लेने से गुरेज नहीं करती थी। उसका सिकंदर को ऐसा इग्नोर किया जाना उसे शोलों पर धकेल रहा था। ज़रमीन की शरारतें, मस्तियाँ, यूनी के हर स्टूडेंट से पंगा लेना सब वैसा ही चल रहा था। अगर कुछ बदलाता तो ज़रमीन का सिकंदर से रवैया। ज़रमीन की इग्नोरेंस उसे गुस्से से पागल कर देती, हर दफ़ा खुद को नुकसान पहुंचा देता। ज़रमीन उसके दिल की हालत से बेखबर उसको मुसलसल इग्नोर कर रही थी। आज वो सोच कर आया था कि सबसे पहले ज़रमीन से मिलेगा, उसे दो टोक बात करेगा। स्याह बालों का जूड़ा बनाए से आंखों पर डार्क शेड्स लगाए, ब्लैक शर्ट पहने जिसके बाजू कोनियों तक फोल्ड कर रखे थे, एक कलाई पर ब्रांडेड घड़ी, दूसरे में बैंड्स, गले में बारीक सिल्वर चेन जिसके सिरे पर एक परिंदा लटक रहा था, स्किन पैंट, भारी बूट। वो एक साथ कई लड़कियों के दिल धड़का रहा था और ज़रमीन से मिलने IT डिपार्टमेंट की बजाय सीधा आज वो सोच कर आया था कि सबसे पहले ज़रमीन से मिलेगा, उससे दो टोक बात करेगा। स्याह बालों का जूड़ा बनाए से आंखों पर डार्क शेड्स लगाए, ब्लैक शर्ट पहने जिसके बाजू कोहनियों तक फोल्ड रखे थे, एक कलाई में ब्रांडेड घड़ी, दूसरी में बैंड्स, गले में बारीक सिल्वर चेन जिसके सिरे पर एक परिंदा लटक रहा था, स्किन पैंट, भारी बूट पहने हुए एक साथ कई लड़कियों के दिल धड़का रहा था। तो ज़रमीन से मिलने IT डिपार्टमेंट की बजाय सीधा बिजनेस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। ग्राउंड से गुजरते हुए उसकी नज़र ज़रमीन पर पड़ी जो एक बेंच की पुश्त पर पंजों के बल बैठी कुछ कर रही थी, मगर क्या यह देखने के लिए आगे कुछ हुआ तो बेसाख्ता उसके चेहरे पर गैर महसूस अंदाज में मुस्कुराहट दौड़ गई। बेंच पर बैठे दोनों लड़कों को पीछे से एक दूसरे से बांध रही थी। वो दोनों अपनी शामत से बेखबर एक दूसरे से बात कर रहे थे। हर रोज़ की तरह आज भी उसने येलो टी-शर्ट, ग्रे जीन्स पहनी हुई थी, बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे, हेज़ल ग्रीन आंखों में शरारत की चमक से पुरती, सुर्ख लबों को दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करती सिकंदर को आसपास के लोगों से बेखबर कर गई थी। कहकों की आवाज़ से वो होश में वापस आया। उसने देखा दोनों लड़के ग्राउंड में एक दूसरे के ऊपर मुज़ाहिका खेज़ अंदाज में गिरे हुए थे। ज़रमीन ने दोनों को पीछे से इस तरह बांधा था कि अब ना उठ पा रहे थे और ना ही खुद को खोल पा रहे थे। उसने हंसते हुए देखा जो अपने ग्रुप के साथ खड़ी भरपूर हंसी हंस रही थी। हंसते हुए उसके दोनों गालों में गहरे डिम्पल पड़ रहे थे जो उसकी हंसी को मज़ीद खूबसूरती बख्श रहे थे। ये है मेरे ग्रुप से पंगा लेने का अंजाम, यूनिवर्सिटी वालों। नेक्स्ट टाइम मेरे ग्रुप में से किसी से भी पंगा लेते हुए सोच लेना। उसने नीचे गिरे लड़कों से हल्का सा झुककर कहा और फिर सीधे खड़े होकर अपनी ऊंची आवाज़ में सबको खबरदार किया। ज़रजान उसे घूर कर रह गया, मगर उसे कहाँ परवाह थी। उसने हंसते हुए ज़रजान को देखा और मुड़ी, मगर सामने खड़े सिकंदर को देखकर उसके मुस्कुराते लब पल में सिमटे थे। उसे ज़रजान को चलने का इशारा किया और ख़ुद सिकंदर को इग्नोर करती वहाँ से चल दी। ज़रजान सिकंदर को देखकर जल्दी से ज़रमीन के पास आया। उसका हाथ थाम कर सिकंदर एक गुस्से भरी निगाह डालता वहाँ से चला गया। हुआ अनजान कुछ ऐसे कि सदियों से नावाकिफ़ था, नज़रअंदाज करता है कि जैसे जानता ना हो। ज़रमीन का इग्नोर करना उसके दिल में किसी भाले की तरह घुमा था। सख्ती से लब मुठियाँ भेजे, गुस्सा रोकते उसके माथे की गर्दन की रगें फूलने लगी थी। इससे पहले वो गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठाता, मोबाइल पर आने वाली कॉल को देखते उसने गहरा सांस भरते खुद को कंपोज किया और कॉल टर्न करके दूर जाती ज़रमीन की पुश्त को देखते वहाँ से चला गया। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी आया तो किस्मत से सबसे पहला चेहरा उसे उसकी दुश्मन जहाँ का ही देखना नसीब हुआ। आज जहाँ उसका हुलिया सिकंदर को किसी हद तक काबिल कबूल लगा, वहीं हैदर से हंसकर बातें करती उसे बिल्कुल जहर लगी। उसने टी-शर्ट की बजाय शॉर्ट फ्रॉक के साथ जीन्स पहनी हुई थी, बाल भी खुले हुए थे। हैदर से हंसकर कोई बात करती उसकी सिमत आ रही थी। उसे हैदर से बात करता देखकर उसके अंदर एक अनजानी सी आग लगी। वहाँ हमारी तरफ देखना भी नहीं और इंतहा हंस के बातें करना। जलकर सोचते हुए तेज़ से इस कदम उठाता आगे बढ़ा। हैदर को उसे ज़ोरदार कंधा मारा और बेचारा लड़खड़ा कर नीचे गिरा।
इससे कबल ज़रमीन को समझती उसे ज़रमीन का हाथ पकड़ा और ज़रजान के हाथ में उसका हाथ पकड़ाते सरसराहट नवा कराती आवाज़ में गोया हुआ, अपनी बहन को अपने तक महदूद रखो ज़रजान खान बंगिश। दोबारा ये मुझे किसी और के साथ बात करती नज़र ना आए, वरना मुझे तुम अच्छे से जानते हो कि अपनी बात कैसे मनवाता हूँ। ऐसे बात करने का, ऐसे देखने का हक मैं अपने नाम रखता हूँ, किसी के नाम करने की कोशिश भी मत करना। माइंडेड। सिकंदर ने इसहाक भरी नज़रों से ज़मीन पर डाली जहाँ से चला गया। ज़रजान और ज़रमीन दोनों सुन खड़े थे। व्हाट हैपन ज़रमीन, उसे इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की, क्या कह रहे हो? हैदर ने उन दोनों के फक चेहरे को देखते हुए पूछा। ज़रजान ने गहरा सांस भरते हैदर को माल वाली बात से लेकर आज तक सब बता दिया। उसकी बात सुनकर हैदर भी परेशान हो गया। उसे सिकंदर पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे ज़मीन को गुमसुम देखा, उसे अफसोस होने लगा। उसे सड़की को दिल से बहन मानता है, बेहुदा शख्स उनके बारे में क्या समझ रहा था। वैसे अफसरदा से किसी बिगड़े अमीरजादे की हरासमेंट से परेशान है। उसे कभी परेशान नहीं होती, किसी खौफ से नहीं खाती। उसे सिकंदर पर शदीद गुस्सा आया। ज़मीन, मेरी प्यारी बहन, डोंट यू वरी, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं, फादी, मोमिन और ज़र है ना, कोई फिक्र की बात नहीं। ओके? हैदर ने प्यार से कहते एक नज़र जान को देखा जो खुद इस नए लगने वाले झटके से संभाल चुका था। चलो फादी, इंतज़ार कर रहा। ज़रजान ने सच जुड़कर कहते हुए ज़मीन के कंधे के गिर्द बाजू फैला और उसे मुस्कुरा कर देखा। उसकी आंखों में देखते ही वो हंसती थी। मैं ठीक हूँ बर्फानी लंगूर, कोई भी ज़रमीन खान बंगिश को अपनी फजूल धमकियों से नहीं डरा सकता। उसे ज़रजान का बाजू अपने कंधे से हटाते हुए उसके हाथ पकड़े वो हंसकर कहा तो परेशान होते हुए हैदर और ज़रजान भी मुस्कुरा दिया। वो ग्राउंड में गए तो मोमिन और फादी किसी बात पर हंस रहे थे। यार आज स्पेशल डे है क्योंकि मोमिन मुझसे शर्त हार आया तो ये माही को कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाएगा तो पूरी यूनिवर्सिटी के सामने। उनके बैठते ही फादी ने कहा और माही रूहानसी भी फ़ौरन बोली, तुमसे अल्लाह पूछे फादी, शर्त ये हारा है तो बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? माही की बात पर सब हंसती है। सब जानते हैं वो कितना शर्माती है, इसलिए उसको तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते क्योंकि हमने इस मोमिन को मार पे दिया तो उफ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हें एक खराश पे है तो ये बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए हम बदला तुमसे लेंगे। तो इससे ही पारसा मोमिन को महसूस होगा कि इससे अच्छा बदला लिया गया। हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो उबल खाकर रहेगी। उसका सुर्ख चेहरा देखकर सब हंसती हैं। आज तो इन मोमिनीन की कोई बात नहीं सुनी हमने, आज तो पक्का मोमिन को सुनाएगा। माही को ज़रमीन ने जोर दिया तो मोमिन हंस दिया। ज़रमीन अक्सर माही और मोमिन को मोमिनीन कहती थी। और ज़रमीन, कभी तो तुम शर्म कर लिया करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना फिर देखूंगी मैं तुम्हें, वैसे किसी शरीफ बंदे का तुम्हारे साथ गुजारा नहीं होना, तुम्हें तो तुम्हारे जो सब बंदा ढूंढ कर देंगे, ख़तरनाक सा। माही उसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहा तो वो सदा की हंस थी। वैसे तो मेरा इरादा इस बर्फानी लंगूर को सारी ज़िंदगी सताने का है, लेकिन अगर इस पर एहसान करते हुए मैंने कभी शादी की तो वाकई किसी शदीद ख़तरनाक इंसान से करूँगी। लेकिन शान बेनियाजी से कहती रुकी, ख़तरनाक होगा सिर्फ दुश्मनों के लिए, मेरे लिए तो अच्छा होगा। जो कहेगा ओह माय गॉड डार्लिंग, जैसे मर्जी पंगे लो, बाकी हिसाब मैं खुद देख लूँगा। उसने किसी लड़के की तरफ भारी आवाज़ निकालते हुए कहा तो सबका कहका गूंजा, अस्तग़फिरुल्लाह। मानो ज़रजान ने हंसते उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाया तो ख़ुद भी हंसती। उसके बाद उनसे कुछ फासले पर रख के नीचे बैठे सिकंदर ने बखूबी सुनी थी। ज़रमीन की बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट भी दौड़ गई थी। ओके मोमिन, अब जल्दी से अपनी बीवी को कुछ सुनाओ। हैदर के कहने पर मोमिन मज़ाही अंदाज में बैठते कॉर्निश बजा लाया तो सब हंसती है। सब तवज्जो फरमाए। आज नाचीज़ हज़रात हाजिर को अपनी आवाज़ के जादू से अपने शहर में जकड़ेगा। मोमिन ने ग्राउंड में बैठे सारे स्टूडेंट्स को मुखातिब किया, वाह जी इतनी खूबसूरत उर्दू आजकल क्या रखा हुआ है? फादी ने आईब्रो अचकाते हुए मोमिन से पूछा। उर्दू लिटरेचर की है वीडियोज़। मोमिन ने फ़ौरन से जवाब हाजिर खिदमत किया, वाह भाई वाह, आज तो हमारा मोमिन दिमाग भी साथ लाया, वरना हर रोज़ रास्ते में कहा आता था। फादी ने उसे बरजस्ता जवाब पर सताइशी अंदाज से कहा। सब कहका लगा कर हंसे। फादी डियर, कितनी बार समझाया कि अपनी इतनी पर्सनल बातें सरेआम सबको नहीं बताते। ज़रमीन ने मासूमियत से आंखें टिपटिपाते हुए किसी बुजुर्ग की एक्टिंग करते हुए तभी अंदाजे में कहा। एक बार फिर सबका मुश्तरका कहका गूंजा। सुन लिया ना फादी डार्लिंग, कोई मुझे ऐसी बातें करे मेरी बहन को बिल्कुल नहीं पसंद, सो बी वेयर। मोमिन ने आंखों में शरारत लिए तंबी अंदाज में कहा, ओए बहन के भाई, तुम्हारी डार्लिंग नहीं है वो, स्टूपिड, वो इंतज़ार करी है कि कब उसे कुछ सुनाओ। ज़रमीन ने मोमिन को टोकते हुए माही की जानिब इशारा किया तो सब ने उसके अंदाज पर दिल खोल कर हंसे। माही ने सुर्ख होते चेहरे के साथ ज़रमीन को घूर कर देखा मगर फिर भी बाज नहीं आई। ये नज़रों के तीर अपने साजन दी फूंको मुझ पर असर नहीं करेंगे, वहाँ रसाई दिल तक है। उसने माही के घूरने पर मोमिन की तरफ इशारा करके कहा तो माही रूहान से होकर अपना सर पीट के रहेगी। सबके कहके पर माही ने चेहरा नीचे करते हुए ज़रमीन को मुक्का मारा जिससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके लिसन। मोमिन ने सीरियस होते गिटार को संभालते हुए तो सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। उनकी ग्रुप में सबसे अच्छी आवाज़ मोमिन की थी। अक्सर ऐसे ही बहाने से उससे कुछ न कुछ सुनते रहते।
मम्मी की नज़र सामने बैठी माही पर टिकाए हुए गाना शुरू किया। सबके सामने यूँ देखे जाने पर वो पजल होती मज़ीद सिर हो गई। मोमिन ने पुरशहर आवाज़ में गाना गाते माही की जानिब देखा, जो सर झुकाए शर्माती हुई सीधा उसके दिल के में उतर रही थी। सबकी मानी के इस नज़रों और हुटिंग की वजह से मोमिन ने नज़रों का ज़ाविया बदला। लड़की और कितना तड़पाओगी मेरे भाई को, अब तो बेचारा अपने मुंह से तुम्हारी जुदाई का रोना रो रहा है। सरजान ने तंग करते माही को कहा। वो शर्माती उठकर वहाँ से चली गई। भाई बच्ची नाराज़ कर दी तुम लोगों ने। ज़मीन ने उठते हुए उन चारों को घूर कर देखा और माही के पीछे भागी। माही रुको ना यार, सब मजाक करे। तो उसने भागकर माही के पीछे सर करते हुए प्यार से कहा। ज़मीन इस वक्त सिकंदर के बिल्कुल सामने पुष्ट के खड़ी थी। सिकंदर कितनी देर अपने काम करने से उनकी बातें भी सुन रहा था। अब ज़मीन को माही के गले लगे देखकर उसे फिर से पोजेशन का बुखार चढ़ने लगा और ज़ोरदार आवाज़ के साथ लैपटॉप बंद करता उठ खड़ा हुआ। मोमिन बदतमीज़ सबके सामने बेशर्मी से मुझे घूर कर देख रहा था। और तुम सब तंग कर रहे हो, मैंने अब नहीं आना बस, माही खफकी से कहा। ज़मीन जो जवाब देने से पहले सिकंदर उसके बाजू से पकड़कर एक झटके से माही से अलग करके रुख अपनी जानिब किया। तुमसे बात करने का, देखने का, महसूस करने का, मोहब्बत करने का हक सिर्फ मुझे है। कभी किसी को ये हक दिया तो बाखुदा ये दुनिया हिला के रख दूँगा। उसके लहजे में पोजेशन की शदीद बू महसूस हो रही थी। उसकी बात और हरकत पर ज़मीन को शदीद गुस्सा आया। छोड़ो मेरा बाजू स्टूपिड, और अपनी लिमिट्स में रहो। मुझे दोबारा हाथ लगाया ना तो जान निकाल लूँगी। उसे गुस्से से कहते अपना बाजू सिकंदर के हाथ से छुड़ाया। उसकी धमकी सुनकर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए सिकंदर ने उसका बाजू छोड़ा। जान तो निकाल चुकी हो, ज़मीन खान बंगश वो गंभीर लहजे में कहता उसके चेहरे पर झुका। ज़मीन ने घबरा कर पीछे होते हुए आंखें मीच ली। उसको ऐसा करते देखकर सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी हुई। खुद को मेरी अमानत समझना, मैं बहुत जल्द अपनी अमानत ले जाऊंगा, उसने भारी गंभीर से गोशीनुमा आवाज़ में कहा और उस पर एक मुस्कुराती नज़र डालता वहाँ से चला गया। माही ये सब देखते हुए खौफजदा हैरान परेशान खड़ी थी। अगरचे उसने सिकंदर का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था, मगर ज़मीन के लिए सिकंदर का जुनूनी अंदाज़ और उसकी स्याह आँखों में ज़मीन के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त का समुंदर मौजूद देखकर हैरत ज़्यादा थी। ज़मीन ने जब महसूस किया बला से अटल चुकी थी, उसने आहिस्तगी से आंखें खोली। माही हैरत से निकलती जल्दी से ज़मीन के पास आई। ज़मीन ठीक हो? माही ने फ़िक्र और परेशानी से कहते हुए उसके गुमसुम चेहरा हाथों के प्याले में भरा। वो सर हिलाकर उसके हाथ अपने चेहरे से हटाती ज़रजान वालों की जाने पड़ी। माही परेशान होती उसकी पीछे। ज़मीन मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, देखो रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ज़मीन उसकी किसी बात का जवाब दिए बगैर सीधा गई, जाकर ज़रजान के बाजू से पकड़ कर उठाया। क्या हुआ है मानो, क्या कह रही हो? इसे तो उसने अचानक उठाने पर खड़ा हो बोलता उसका गुमसुम चेहरा देखकर एकदम खामोश हो गया। बाकी सभी ज़मीन का अजीब रवैया देखकर छटके। अभी अच्छे खासी मूड के साथ हंसती वहाँ से गई थी, अब उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे जब्त करके खड़ी हो। ज़मीन किसी की तरह देखे बगैर ज़रजान को अपने साथ लिए वहाँ से पार्किंग एरिया की जानिब चल दी। मानो क्या हुआ अमीर जान, माही की कोई बात बुरी लगी है? ज़रजान ने गाड़ी में बैठती ज़मीन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। जानता था उसे माही की कभी कोई बात बुरी नहीं लग सकती, मगर उसका अजीब सा खामोश रवैया ज़रजान को ये सवाल करने पर मजबूर कर गया। प्लीज़ ज़र, मुझे अभी बस घर जाना है और मज़ीद कोई सवाल नहीं। उससे बेबसी से कहने पर ज़रजान के दिल को कुछ हुआ। उसने कब अपनी मानों को ऐसी हालत में देखा था। एक नज़र उसके सुरखोते चेहरे पर डालकर सर हिला गया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ज़रजान ने अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभालती गाड़ी जन से भगा कर ले गया। ज़मीन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और जिसे समझने से कासिर थी। उसकी कैफियत यूँ थी या गोया उसे सब छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। एक तो उसकी कैफियत अजीब हो रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रही थी, फिर सिकंदर की बातें, उसका रवैया और फिर उसकी फ़िक्र कि उससे पहले कभी इस कैफियत का शिकार नहीं होती। अब फिर क्या हुआ? सिकंदर का अंदाज़ और बातें बार बार सोचती, उसकी कैफियत अजीब होती जा रही थी। पीछे ने सब ने माही को घेर लिया। माही ने सिकंदर की हरकत के बारे में उनको पता। उनकी बात सुनकर हैदर गुस्से से बल खा के रह गया। अब ये ज़मीने के पीछे पड़ गया इस कमीने की, तो मैं फ़ादी गुस्से से कहता उठा, मगर हैदर ने बर वक्त उसे पकड़ लिया। ऐसे नहीं फ़ादी, वो ज़मीने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसने फ़ादी को रोकते हुए कहा। तो फिर तीनों झटके, क्या मतलब, कैसी प्रॉब्लम? मोहम्मद ने अचंभे से पूछा। हैदर ने उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह किया। ज़रजान ने जैसे ही गाड़ी आलम बल्ला के पोर्च में रोकी, ज़मीन फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर भाग गई। ज़रजान भी परेशान होता उसके पीछे अंदर आया। उसने ज़रजान के कमरे में आकर अपना बेड पर फेंका और जूते उतार कर बेड पर चढ़ के बैठ गई। ज़रजान कमरे में आया और एक नज़र उसको देखते साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसने चुपचाप पानी पी लिया। ज़रजान पानी का खाली ग्लास उसके हाथ से लेते साइड टेबल पर वापस रखते उसके सामने बैठ गया। ज़र्द कहते तवक्कुफ़ की बात खुद ही बोल पड़ी। ज़रजान जानता था खुद बोलेगी। ज़मीन ने आज उसे सिकंदर की हरकत बताई तो गुस्से से लाल पीला हो गया, मगर ज़मीन का ख्याल करते खुद को नॉर्मल रखा। ज़रूर बहुत अजीब है, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा जैसे कोई बर्फ़ सा। उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे कोई चीज़ जमी है। जो सारी बातें उसने आज की हैं उनका ज़मीन बेरब से कुछ बोले जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था ज़रजान को कैसे बताई, वो कैसा महसूस करती, जबकि खुद अपनी कैफियत नहीं समझ पाई थी। उसकी कैफियत बगैर लफ्ज़ों के बयान के ज़रजान समझ रहा था, तो उसने ज़मीन को बात पूरी होने से पहले रोक दिया।
बस मानो, रिलैक्स, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं हूँ ना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ओके। ज़रजान ने उसे साथ लगाते प्यार से कहा, उसके बाल सहलाए, मगर ज़रमीन की बात सुनने के बाद जो खुद सिकंदर के अंदर अंदाज आंखों और ज़रमीन के लिए देखा था, किसी तौर पर झुटलाया नहीं जा सकता था। उसका दिमाग इसी बात पर अटका हुआ था कि सिकंदर जैसा बंदा ज़रमीन के लिए इतना पोजेसिव क्यों हो रहा है, जबकि पोजेशन तो वहाँ होती है जब कोई शख्स सांसों की वजह बन जाए, सांसों से ज़्यादा कीमती हो, जब उन्हें जज्बात में शख्स के लिए शिद्दत से महसूस होने लगे। जबकि शख्स इतना ज़्यादा अहम हो जाए, उसे खोने का डर हर वक्त नंगी तलवार की माने सर पर लटकता रहे। फिर ऐसे शख्स को किसी बेजान वजूद के साथ भी शेयर नहीं किया जा सकता। तो क्या सिकंदर मानो को लेकर इस हद तक जा चुका था? यह सब उसका ड्रामा था। ज़रमीन को साथ लगाया तो तसल्ली देते हुए उसका दिमाग मुसलसल सोच रहा था। मेजर शाह जावेद खलीजी की हर चीज़ तक रसाई हासिल कर चुका था, सिवाय एक बैंक अकाउंट के, जिसका इल्म जावेद खलीजी के अलावा किसी को नहीं था। सुना है जो रेड वुल्फ के टार्चर सेल में जाता है, बगैर किसी वजह वहशत से मर जाता है। अब तुम जिंदा हो, मानना पड़ेगा, एक अरसा अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे हो। मेजर शाह ने टॉर्चर सेल में उसके सामने बैठने पर तंज़े अंदाज में कहा। रेड वुल्फ उसके मखसूस हुलिये में देखकर उसकी बात सुनकर जावेद खलीजी को अपनी जान निकलती महसूस। उसके चेहरे पर साया मास्क लगा रखा था, जिससे सिर्फ उसकी क्रिस्टल ब्राउन सफाक और दरिंदगी से पूरी आंखें नजर आ रही थी। क्या है इस लॉकर में मैं जिसको इतना खुफिया रखा है? मेजर शाह ने उस बाल मट्टी में जकड़ते उसका चेहरा ऊंचा करके घबरा के पूछा। इस सवाल पर खलीजी के अवसान खता हो गए। कौन सा लॉकर? जावेद खलीजी के अनजान बनने की नाकाम कोशिश करते जवाब दिया। उसकी बात पर मेजर शाह ने पूरे स्टार अंदाज में मुस्कुरा कर उसका हाथ टेबल पर रखा। उसकी आंखों का मफहूम समझते जावेद खलीजी की सांसें अटकी। उसने पूरे स्टारियत से मुस्कुराते चाकू उसके साथ में पूरी शिद्दत से घोंप दिया। उसकी दिलो जोर चीख पर मेजर शाह ने नागवारी से देखा। अब यादाश्त वापस आ गई या मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत है? देखो, मुझे सच्ची नहीं पता तुम किस लॉकर की बात कर रहे हो। बस। मेजर शाह टेबल पर हाथ मारकर जोर से दहाड़ा। अब दोबारा झूठ बोला तो कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, उसे दरश्तगी से कहते चाकू से उसका निचला होंठ काट डाला। आधा कच्चा होंठ लटकता उसकी थोड़ी से नीचे आ रहा था। दिल खराश चीखें मारता जावेद खलीजी नीम बेहोशी की हालत में चला गया। उसकी दिल चीख देने वाली चीखों से सेल के दरो दीवार हिल गए। कुछ ही देर में वो चीखता नीम बेहोशी होता मुकम्मल तौर पर खुद से बेगाना हो गया। शाह ने एक नागवार नजर उस पर डाली और दरवाजे के पास खड़े कैप्टन को सर्द आवाज़ में हिदायत देता वहाँ से निकल गया। सिकंदर गुस्से में यूनिट से निकला, मगर कुछ देर बाद हाशिम की कॉल पर ना चाहते हुए वापस आ गया। किसकी माँ मर गई थी जो मुझे इमरजेंसी में बुलाया है? सिकंदर ने दरश्तगी और बेजारिया से पूछते मोबाइल निकाल कर चेक करते वापस रखा। माँ तो ना क्या, वो तो पूरा एटम बम है। फरहान ने लोफराना अंदाज में आँख मरते हुए कहा। अब तुम लोगों की नज़र में कौन आ गया? उनकी बात समझकर सरसरी अंदाज में पूछा। तो फैज़ान बदमज़ा हो, ये बेपरवाह बनने का ड्रामा छोड़ दे बॉस। अभी लड़की का नाम नहीं पता और तुमने उसे उठवा लेना, हर लड़की की तरह उससे वहशत से मर जाएगी। सबने फैज़ान की बात से इतफाक़ किया, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो बेनियाजी से सामने ग्राउंड में सिगरेट के धुएं में स्टूडेंट्स की धुंधली शक्लें देख रहा था। मैंने पूछा, अब किसको शिकार बनाने का सोचा? उसने एक लफ्ज़ चबा कर सिर अंदाज से दरश्तगी ले पूछा। उसका मूड देखकर सीरियस होकर सिकंदर को इस मामले की भनक तक नहीं पड़ने देना चाहते थे, मगर उसे बताए बगैर काम नहीं कर सकते थे। उसे बताकर पछता रही थी, ना बताए बगैर उनका गुजारा नहीं था। मुझे उस का नाम तो नहीं पता, मगर उस लड़की पर हाथ डालना आसान काम नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, दूसरा किसी को अपने सामने टिकने नहीं देती। ऐसी सूरत में सिर्फ तुम उसे सख्त सिक्योरिटी भी उठा सकते हो, मगर उसको इस्तेमाल करने से पहले एक बात याद रखना, उस पर मुँह मांगी कीमत है, वो हाथ से नहीं जानी चाहिए। फरहान ने तफसील से बताते उसे तंबीह की। तुम होते हो ना सिकंदर को डिक्टेशन देने वाले? मुझे ऐसी बेकार नसीहत से सख्त नफरत है। सो आइंदा अपनी हद में रहना और जितना काम कहा जाए उतना ही क्या करो। उस लड़की का नाम बताओ। उसने इस खाकों से उसे देखते सर्द आवाज़ में कहा। फरहान ने सर हिलाकर थूक निकला। उसका नाम शायद ज़रमीन, हाँ ज़रमीन खान बंगश है। फैज़ान ने पुरसोच अंदाज में उसका नाम लगाया। उससे सिकंदर की रगें इस कदर फूल गई कि लग रहा था बिफर जाएंगी। चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हुआ और आंखें खून छलकाती महसूस। उसने पूरी शिद्दत से एक मुक्का फैज़ान के चेहरे पर मारा। हाशिम और फरहान को सिकंदर का ऐसा रिएक्शन देखकर हैरत और खौफ से सुन हो गए थे। सिकंदर ने आगे बढ़कर गिरेबान से पकड़कर झटका देते हुए खड़ा किया। फटा होंठ, नीला गाल लिए खौफ से सिकंदर को देख रहा था। सिकंदर ने सख्ती से लब भेजे उसे मारना शुरू कर दिया। तब तक मारता रहा जब तक अदमुआ ना हो गया। उसने ना सिर्फ उसे मारा बल्कि हाशिम और फरहान को मार मार कर बुरा हाल कर दिया, लेकिन उसका गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। उसका दिल कर रहा था हर चीज़ को आग लगा दे। काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ जमा हुए उनको पिटता देखकर, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी आगे बढ़कर सिकंदर को लगते। ज़रमीन लेक्चर लेकर फादी वगैरह के साथ ग्राउंड में आई। वहाँ भीड़ देखकर उसकी तरफ चली आई। ज़रमीन ने सिकंदर को वाशियाना अंदाज में 3 लड़कों को मारते देखा तो शद रह गई थी। उसे सिकंदर के साथ इन सब पर भी गुस्सा आ रहा था जो तमाशा देख रहे थे, मगर सिकंदर को रोक नहीं रहे थे। सिकंदर के बारे में ज़रजान की कई बातें याद करते पिछली हर मुलाकात पर सिकंदर का रवैया धमकियाँ सोचकर गुस्से से आगे बढ़ गई। स्टॉप इट वहशी दरिंदे, तुम समझते क्या हो खुद को? अपने पीछे उस दुश्मन जहाँ की आवाज़ सुनकर यकलख्त पलटा था। ज़रमीन को देखकर उसकी वहशियाना आंखों में एकदम नरम पर उतरा। तुम्हें क्या लगता है कि जब जैसे तुम्हारा दिल चाहेगा तुम लोगों को मारना शुरू कर दोगे? तुम्हें सरेआम बदमाशी का परमट मिला हुआ है क्या?
उसके मुड़ने पर उसने नफरत से सिकंदर को देखा और गुस्से से कहा, अभी से यहाँ से चली जाओ, अभी से की जिनके लिए तुम बोल रही हो ना इस काबिल नहीं है कि इस वक्त मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, सो प्लीज़ जस्ट गो। और दोबारा मुझे ऐसे कपड़ों में नज़र मत आना। सिकंदर ने जब्त की इंतहाओं से गुजरते हुए आगे होकर एक लफ्ज़ चबाकर ज़ोर देते हुए सद लहजे में कहा। इस वक्त उनके सामने ज़मीन को देखकर गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था, मगर वह ज़मीन की वजह से ख़ुद पर मुश्किल काबू किया हुआ था। उसकी बात सुनकर ज़मीन को मज़ीद गुस्सा आया। मानो मैंने मना किया था ना, चलो यहाँ से। ज़रजान ने उसका हाथ पकड़ते वहाँ से ले जाने लगा, मगर अपना हाथ उसे छुड़वा कर सिकंदर को नफरत से देखती हुई गुस्से से मुखातिब हुई, तुम्हें इतने गर्ट्स भी नहीं है वैसे इंसान के ज़मीन खान बंगश को नुकसान पहुँचा सको और मेरी मर्ज़ी में जैसे कपड़े पहनो। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? इस कमीने दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ, वरना हज़ाम सिकंदर के कागज़ों में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। और जहाँ तक बात है कि मैं कौन होता हूँ, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए अर्ज़ करूँ कि बंदा है नाचीज़ आपका फ्यूचर हस्बैंड है, सो इसकी ख्वाहिश का एहतराम करो। सिकंदर उसके करीब झटकता सरसराते लहजे में गया। ज़मीन ने उसे धक्का देकर पीछे किया। मुझसे दूर रहो वैशी। ज़मीन की बात पूरी होने से पहले ज़रजान उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जा चुका था, मगर जाते फिर भी सिकंदर पर एक कहर आलूदा निगाह डालना नहीं भूली थी। उनके जाने के बाद सिकंदर एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका था। अब की बार ज़मीन का गुस्सा भी उन्हीं पर उतार रहा था। कहाँ है और कितने हैं? मेजर शाह ने सामने खड़े बंदे को देखा। सर, नॉर्दर्न ईस्ट साइड पर तकरीबन 12 हैं और पक्की खबर है उन्हें आज ही रवाना किया जाएगा। उस शख्स ने राजदाराना अंदाज में जवाब दिया, चलो फिर चलते हैं। शाह ने वापस मुड़ते हुए कहा। रैश ड्राइविंग करते हुए 1 घंटे की मुसाफत 25 मिनट में तय करके अपने मतलूबा जगह पहुंचा था। गन होल्स्टर से निकाल कर हाथ में पकड़े इधर उधर देखने और चौंकने के अंदाज में आगे बढ़े थे। शख्स भी उसके पीछे पीछे गन हाथ में पकड़े महतात अंदाज में आगे बढ़ रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम वतन अजीज़ में बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुका था, जिससे एक पाक धरती को बहुत नुकसान पहुँचाया। बिलाशुबा आर्मी और दूसरे खुफिया इदारे इस नसूल को माशरे से ख़त्म करने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। आज उसका मिशन भी इसी सिलसिले की कड़ी था। वो इन मासूमों को तहफ़्फ़ुज़ की चादर उड़ाने आया था, जिन्हें मुल्क के मुख्तलिफ ममालिकों से किडनैप करके उनके साथ ज़्यादती करके उन्हें आगे मुख्तलिफ ममालिक में स्मगल कर दिया जाता है। इत्तला के मुताबिक यहाँ 12 कंटेनर थे जिनमें लड़कियों को रखा गया और आज स्मगल किया जा रहा था। इन कंटेनर्स को आबादी से बहुत दूर सुनसान जगह पर रखा गया। सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम था, वो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मगर रेड वुल्फ के लिए मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं थी, उसे मुश्किलात पसंद थी। स्याह लिबास पहने, चेहरा मास्क से ढके, वो चौकन्ना अंदाज में आगे बढ़ता पहले कंटेनर से कुछ मौजूद फासले पर एक ख़राब गाड़ी के पीछे छुप गया। वहाँ से उसने कंटेनर के सामने चलते बंदों के पास आंसू गैस फेंकी और वापस गाड़ी की ओट में हो गया। कुछ ही देर में गैस अपना असर दिखा चुकी थी। उसने आगे बढ़कर कंटेनर का दरवाज़ा खोला। उसकी टीम उसके इशारे पर चलती है। आंसू गैस के असर से बच जाने वाले ख़त्म करके अपना रास्ता साफ करके आगे बढ़े थे। तमाम लड़कियां कंटेनर से बरामद की जा चुकी थी। कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। उनको फ़ौरन हॉस्पिटल रवाना किया गया और कुछ इस बहुत डरी हुई थी जिन्हें फ़ीमेल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे। कुछ लड़कियों को फ़र्स्ट एड दी जा रही थी। कुछ सिपाही जो ज़ख्मी हुए थे उन्हें फ़र्स्ट एड दी जा रही थी। मेजर शाह के बाजू में भी एक गोली लगी थी, मगर चेहरे पर तकलीफ़ के तासुरात सजाए वहाँ से हिरासत में लिए जाने वाले बंदों को पकड़ के हेडक्वार्टर भिजवाया था। एक डॉक्टर मेजर शाह के बाजू से निकालता खून देखकर उसकी तरफ बढ़ा। आई ओके सर, मे आई हेल्प यू? उसने शाह की बाजू की जानिब इशारा किया। आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू मस्ट लुक आफ्टर देम। मेजर शाह ने मना करते हुए ज़ख्मी लड़कियों को जानिब इशारा करते उनकी मदद को कहा। उसने एक नज़र मेजर शाह के खून से रिश्ते बाजू की तरफ देखा। आई यू श्योर सर? उसे यकीन दिहानी चाहिए। उसने ज़ोर देते जवाब दिया, ओके सर। वो सर हिलाते कहती वहाँ से चली गई। वो उनको वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल करवा के खुद रेड वुल्फ के टॉर्चर सेल गया। नीम अंधेरे सेल में दाखिल हुआ तो सांसों की बेतरतीब आवाज़ और खून की बू पूरे सेल में फैली थी। उसने लाइट ऑन करने का हुक्म दिया और जावेद खलीजी की जाने बढ़ा। रोशनी होते उसने जावेद खलीजी को देखा जो खून में लथपथ बेहोश पड़ा था। उसकी हालत मेजर शाह के हुक्म पर की गई थी। क्या प्रोग्रेस है? उसने वहाँ पर उस बंदे से पूछा जिसने मायूसी से सर नफ़ी में लाया। उसकी बात सुनकर शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचा दिया। मेजर शाह ने आगे बढ़कर ठंडे हुए पानी की बाल्टी उस पर पूरी उलट दी। पानी गिरते ही हड़बड़ा कर शौक से होश में वापस आया। होश आते ही पूरे जिस्म में दर्द की शदीद ठेसें उठने लगी। उसने हवा से बेदार होते, दर्द से भारी होते पपोटों को मुश्किल उठाया। सामने रेड वुल्फ को देखकर उसकी सांसें अटकने लगी। शाह ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर चाकू उसके मुंह में डालकर झटका दे दिया। उसका चेहरा होंठ से लेकर गाल तक उजड़ गया। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे सेल में गूंज थी। लॉकर कहाँ है? शाह के दुरुस्त सर्दोस्फाक अंदाज में पूछने पर वो हार मानते दर्द की शिद्दत से इकला कर बोला,
इटली। शाह ने एक नज़र उसके ज़ख्मों से चोट पर वजूद डाली। जो वहाँ मौजूद कैप्टन को ट्रीटमेंट करवाने का कह रहा। एक नंबर पर कॉल मिला था, सेल से बाहर आ गया। अब उसका रुख शाह पैलेस की तरफ था। इटली किसी खुफिया बैंक में जावेद खलीजी का लॉकर है, मुझे शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके साथ कुछ लहजे में हुक्म जारी करते मुनक़ता की और पूरी तवज्जो से विंड स्क्रीन की जानिब कर दी। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में सोच की गहरी लकीरें थी। वो आज कैफेटेरिया की बजाय यूनी के ग्राउंड में बैठे खा रहे थे। कॉल आने पर ज़मीन शोर की वजह से उठकर साइड पर होकर कॉल सुनने लगी। कॉल बंद करके अभी मुड़ी थी, उसे बाजू पर पकड़कर दाएं जानिब दीवार की ओर में खींचा गया। उसे चीखने पहले मजबूत मर्दाना भारी हाथ उसके मुंह के ऊपर रखकर चीख हलक में ही दबाई। यूनिवर्सिटी की पिछली साइड थी जहाँ ख़राब AC डेस्क के अलावा यूनी का टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। उसके तरफ कोई स्टूडेंट नहीं आता था। यूनी का कदर सुनसान गोशा था। अपने सामने सिकंदर को देखकर खौफ की बजाय शदीद गुस्सा आया। उसने गुस्से से सिकंदर का भारी हाथ अपने चेहरे से हटाया। हाउ डेयर यू टू टच मी, जस्ट स्टे अवे, आई हेट यू। उसके लिए गुस्से पर बोलने पर सिकंदर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी नफरत से भी पिसर आंखों पर कबूल है। तुम्हारा हर वो जज्बा जो मेरे लिए हो मुझे दिलो जान से कबूल है, फिर बेशक वो तुम्हारी नफरत ही क्यों ना हो। सिकंदर ने उसे नज़रों के ज़रिए दिल में उतारते शिद्दत मोहब्बत से कहा था। उसके ढीठपन पर वो बल खा के रहेगी। यू आर डिस्गस्टिंग, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, ज़मीन ने चढ़ते हुए कहा और जाने लगी तो सिकंदर ने दीवार पर हाथ रखकर उसके जाने की राह मसदूम कर दी। और सिकंदर को गुस्से से घूरती दूसरी जानिब जाने लगी तो सिकंदर ने दूसरी जानिब से हाथ रख दिया। ये सब करते उसके अनाबी लबों पर मुस्कुराहट रकसा थी। ज़मीन को देखते ही उसकी आंखों का सरपन तो कहीं दूर जाके सो जाता था। उसके रास्ते पर रोकने पर ज़मीन ने गुस्से की इंतहा पर पहुँचते उसे घूरा। क्या तकलीफ़ है, क्या चाहते हो? मेरा रास्ता छोड़ो कि तुम्हारा नाक तोड़ दूंगी। उसने धमकी पर सिकंदर ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। तकलीफ़ तो नहीं है, हाँ बस मीठा सा दर्द है यहाँ। उसने दिल के मकाम पर हाथ रखते हुए भारी आवाज़ में कहा और चाहता तो मैं उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ज़मीन का मुक्का शिद्दत से उसके नाक पर दे मारा। मुक्का पड़ने पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। उसने सुर्ख होते नाक पर हाथ फेरा और हंसते हुए ज़मीन का चेहरा देखा। ज़मीन ने सोचा था मुक्का मारकर भाग जाएगी, मगर उस ढीठ पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। अब उसे सिकंदर से खौफ महसूस हो रहा था। वो अकेली इस जंगली के साथ अगर उसने बदले में उसे मारा तो वो क्या करेगी। ये सोच आते ही उसे डरते हुए एक चोर निगाह सिकंदर पर डाली जो सही देख रहा था। सिकंदर ने उसकी आंखों में उसकी सोच पड़ते हुए मासूमियत पर मुस्कुराया। ना कैसे नहीं तोड़ते, डेमो देखो मैं डेमो लेता हूँ। सिकंदर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए ज़मीन को यकीन हो गया बदला लेगा। अब क्या मेरी नाक तोड़ोगे? ज़मीन ने जल्दी से मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए पूछा। उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में मासूमियत के गहरे रंग देखकर उसके अंदाज पर सिकंदर को बेसाख्ता प्यार आया। मगर यकायक मंजर बदला और हेज़ल ग्रीन आंखों की जगह खून में लथपथ वजूद क्रिस्टल ब्राउन आंखों ने ले ली, जिनमें मासूमियत के साथ शदीद दर्द का गहरा रंग था। जो कुछ बोल रही थी वो आंखें सख्ती से मेचता पीछे हुआ। चली जाओ यहाँ से, कोशिश करना दोबारा मेरे सामने मत आना। उसने ज़मीन से नजरें चुराते रश्तगी से कहा। उसने रुख मोड़ लिया। इतनी आसानी से छोड़ने पर ज़मीन हैरान हुई। तो समझ रही थी सिकंदर अपना बदला लेगा, मगर अचानक उसके बदले देवर देखकर हैरत ज़दा रहेगी। जाओ। उसे वहीं खड़े देखकर वो दहाड़ा था। उसके दहाड़ने पर वो डरकर भागी। उसे चीखते हुए दीवार पर ज़ोरदार हाथ मारा। दीवार पर हाथ मारने से उसके खून से बह निकला, मगर उसे तकलीफ़ का एहसास तक न था। ज़मीन ग्राउंड में जाने की बजाय कैफेटेरिया की जानिब चली गई। सिकंदर की धाड़ का असर अभी तक उस पर बाकी था। उसके जिस्म में एक अजीब सनसनी दौड़ गई। वो फिलहाल किसी से बात करने के मूड में नहीं। सोचने ग्राउंड में सबके पास जाने से बेहतर कैफेटेरिया में जाने का सोचा। उसने जूस को ऑर्डर दिया और कदरे कोने वाले टेबल पर बैठकर सिकंदर के अजीबोगरीब रवैये की बात सोचने लगी। मेरे इतना पॉजिटिव क्यों है, ऐसे मेरे कपड़ों से क्यों मसला रहता है? वो कितनी देर बैठी सोचती रही। कहाँ गुम माना? सरजान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते पूछा। सरजान उसको ढूंढने कैफेटेरिया आया तो उसको वहाँ एक कोने में बैठे कहीं खोया देखकर झटका। सरजान के पूछने पर हड़बड़ा कर होश की दुनिया में, हाँ कुछ नहीं हूँ। उसने होश की दुनिया में आता रखते जवाब दिया। इतनी घबराई हुई क्यों, क्या हुआ है? फादी ने उसके चेहरे के तासुरात देखते पूछा। उसके पूछने पर ज़मीन के चेहरे के तने हुए अज़लात ढीले किए और सीधी होकर बैठी। मैं क्यों घबराऊंगी? क्या खबर? किसी को सोचते हुए ज़मीन खान बंगश पर घबराहट तारी हो जाती है। ज़मीन की बात पर हैदर शरारत से बोला। अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ ज़मीन खान बंगश पर घबराहट तारी कर सके। उसने फ़र्जी काला झटकाया, कहा तो सब मुस्कुरा दिए। हेलो सिकंदर, किधर हो तुम? सारे बता रहे आज यूनी आया था मगर वापस चला गया। मैं पिछले एक हफ्ते से तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तो कोई जवाब नहीं दे रहा। इतना बड़ा नुकसान हो गया, बॉस तपा बैठा है, अब जल्दी से यूनी पहुँच। गाड़ी चलाते उसने एयरबेस से बढ़ती आवाज़ सुनी और बगैर जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कुछ देर बाद वो यूनी पहुंचा तो सारे और बिलाल अपना इंतज़ार कर रहे थे। तुमने ड्रिंक किया? बिलाल ने उसकी शदीद सुर्ख आंखों से देखकर पूछा। नहीं। सिकंदर ने सर भारी आवाज़ में यकलख्ती से जवाब दिया। ड्रग्स? सारा ने उसकी हालत के पेश नज़र सवालिया अंदाज से पूछा। तुम लोगों को कोई बात करनी है तो फिर वरना मुझे और भी ज़रूरी काम है। उसने बेनियाजी और सर्द खुश लहजे में कहने पर अपना तफसीली प्रोग्राम बंद करके असली मुद्दे की तरफ आए। यार ईस्ट वाला सारा मॉल आर्मी ने पकड़ लिया है।
और हमारे सारे बंदे भी उनकी हिरासत में। सुनने में आया कि उसके पीछे हर दफ़ा की तरह रेड वुल्फ का हाथ है। 300 करोड़ का नुकसान हुआ है, बॉस उससे से पागल हुआ फिर है और वो तो ऐसा गायब हुआ कि ज़बरदस्ती बुलाया। बिलाल ने परेशानी से उसे तमाम तफसीलात से आगाह किया। मैं जमशेद बॉस से मिल लूँगा और मुझे लगता है रेड वुल्फ से भी मिलने का वक्त आ गया। जल्दी उससे भी मिलते हैं, देखते ही कौन है हर तरफ अपनी दहशत फैला रखा है। सिकंदर ने पुरसोच अंदाज में कहा। पेन की पॉकेट से निगाह निकाला। ध्यान रखना सिकंदर, रेड वुल्फ आसान बंदा नहीं है, उसे निपटना इतना आसान काम नहीं है। सारिम ने उसे रेड वुल्फ से मिलने से बाहर रखना चाहा। आसानियाँ चाहता कौन है? सिकंदर इस्तेहज़ारिया हंसा। खैर अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, हम सब कई सो रहे हैं। ठीक कैसे जब भी करना हुआ मैं खुद कांटेक्ट करूँगा। उसने आस पास निगाह दौड़ाते सरसरी अंदाज में कहा और जाने लगा। बिलाल ने उसे रोक दिया। सिकंदर ऊपर से बड़ा डिमांड आज आया है, यूनी की एक लड़की उठानी है। इस बात पर यकलख पड़ा। कौन किसकी बात कर रहा है? उसने बिलाल को गिरबान से पकड़कर झंझोते और दरख्त वराते रहते हुए तो उसका नजारे की ज़मीन का खदशा था। उसके अंदाज से दोनों खौफज़दा हो गए। सिकंदर कब क्या कर दे हर किसी को धड़का था। ज़मीन खान बंगश उसके खौफ से लहजे में टकते हुए जवाब दिया। उसके जवाब पर सिकंदर के अंदर सोए हैवान एक बार फिर से जगा दिया। किसने डिमांड किया उसकी? बोल, किसने नाम लिया उसका? सिकंदर ने उसके पैर दर पैर ठोकरें मारते धाड़ते हुए पूछा। उसकी आंखें सदी शुक्ति और लहजा जुनूनियत से गराता हुआ सर्जो सफाक होता चला गया। ज़मीन के नाम पर उसका ज़ब्त का हर बंधन टूटा था। उसके अंदर अंदाज, आंखों और लहजे दोनों में वहशत में मुब्तला कर दिया। सिकंदर के रवैये को लेकर कई सवाल दोनों के दिमागों में गर्दिश कर रहे थे, मगर ज़बान खौफ के मारे कंग थी। सिकंदर मुसलसल उसे मार रहा था और वहशियाना तशद्दुद से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सारिम और बिलाल 3 माह से उसके साथ थे और उसका ऐसा रूप वो 3 माह में पहली दफ़ा देख रहे थे। सारिम तो बस दूर खड़ा देख रहा था। उसमें हिम्मत नहीं थी आगे बढ़कर सिकंदर को रोक देता। बॉस का ऑर्डर था। फैजीज ने तस्वीर दिखाई। बिलाल ने मार खाते हुए लड़खड़ाते लहजे में बात की। सिकंदर ने जोरदार मुक्का उसके नाक पर जड़ा और उससे पीछे को फेंकता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सारिम ने जल्दी से आगे बढ़कर नीम बेहोश बिलाल को उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल की जानब रवाना हो गया। रैश ड्राइविंग करते समय सिकंदर का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने सोच लिया था अब क्या करना है। रेड वुल्फ से मीटिंग पेंडिंग पर रखते हुए उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया। यार वो IT वाले तीनों लड़कों को कत्ल हो गया। उनकी लाशें इंतहाई बुरी हालत में यूनी की बैग पर अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग से बरामद हुई हैं। हैदर की बात पर सबने खौफ व हैरत से देखा। सबके दिमाग में एक ही सवाल कलबलाया। वो इस वक्त यूनी के पिछले ग्राउंड में बैठे अकाउंटेंट की असाइनमेंट बना रहे थे। माही आज छुट्टी पर थी और ज़मीन उनसे कुछ फासले पर किसी लड़की के साथ कोई बात कर रही थी। उसने हैदर की बात कर दी, वरना माही ऐसी बातों से बहुत खौफज़दा होती थी और ज़मीन किसी का मौत सुनकर घंटों अफसोस करती रहती थी। उनके सामने ऐसी बात करने से सब परहेज़ करते थे। कौन से लड़के जिनका झगड़ा सिकंदर से हुआ था? जरजान का लहजा शौक़तशों से पुरता। हाँ, मगर उनका कातिल भी पकड़ा जा चुका है। हैदर उनकी सोच समझते हुए पुरसकून अंदाज में बोला। हाय यार, जल्दी से कुछ मंगवाया जाए, नहीं तो ज़मीन खान बंगश खतरनाक होने का पूरा इरादा रखती है। ज़मीन ने आकर जरजान के साथ गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात पर वो अंदाज़ा पर तीनों मुस्कुरा दिए। फ़ादी जल्दी से कुछ ले आओ, नहीं तो मेरी प्यारी सी बहन खतरनाक हो जाएगी। मोमिन के कहने पर फ़ादी हंसता उठ खड़ा। ज़मीन खान बंगश कौन है? फ़ादी के जाने से पहले एक लड़की ने उनके करीब आते ही पूछा। हाँ, तुम्हें ज़मीन खान बंगश का नहीं पता? हद है भाई, बड़ी गुस्ताख बच्ची हो। ज़मीन ने वस्तुएं हैरत और खफगी से तासुरात पर चेहरे पर सजाए पूछा। मैं बकल्लम खुद इज़्ज़त आप जनाब ज़मीन खान बंगश हूँ। उससे खड़े होकर जिस अंदाज में कहा फ़ादी, मोमिन और हैदर से हंसी रोकना मुहाल हो गया। मुश्किल काम करने से वैसे ही भागते थे, सो मुंह फाड़ कर हंसने लगे। ज़मीन के अंदर अंदाज और उन तीनों के ऐसे हंसने पर लड़की पजल हो गई। जरजान ने मुश्किल से हंसी रोकी और उन चारों को घूरा। क्या हो गया गाय? जरजान ने घूरते हुए चारों को शर्म दिलानी चाहिए जो उनको मर के भी नहीं आनी थी। ये ज़मीन है, आपको इससे क्या काम है? जरजान ने शाइस्तगी से कहते हुए ज़मीन की जानिब इशारा किया। इन्हें सर कुरैशी अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, उस लड़की ने बताकर वहाँ से भागने की कोशिश की। उस लड़की की बात सुनकर सबने मशकूक नज़रों से ज़मीन को देखा। क्या? उन सबको ऐसा देखता पाकर उसने हैरत से कंधे उचकाए और पूछा, तुमसे बिल्कुल बड़ी शरारत कर दी है ना? हैदर ने जांचती नज़रों से देखते मशकूक लहजे में पूछा। वो अक्सर ऐसे ही उनकी खबर लगवाए बगैर कोई बड़ी शरारत करती और फिर उसकी पेशी लग जाती। किधर यार, मैं तो तरसी पड़ी हूँ कोई बड़ी शरारत करने को, लेकिन कोई शिकार ही नहीं मिला। उसने मुंह लटकाते मासूम शक्ल बनाते हुए जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जरजान के कहने पर ज़मीन ने उसे आंखें दिखाई। तीनों हंसने लगे। फिर सर ने तुम्हें क्यों बुलाया? उसकी आंखें दिखाने पर जरजान ने मशकूक अंदाज में पूछा। यार, वही का ज़माना नहीं रहा और इल्हाम मुझे होते नहीं, मैं तो जाकर ही देखती हूँ मेरा बुलावा क्यों आया। बेजारियत से कहते हुए उठी थी। देखा, वो लड़की गायब थी। वैसे मेरा बुलावा आया किधर से है?
उसने उन चारों को देखते हुए कन्फ्यूजन से पूछा। सर के ऑफिस जाना है, चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरजान ने उठते हुए कहा तो ज़रमीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वापस बिठा दिया। तुम इधर ही रुक जाओ, मेरे खाने का ध्यान रखो, सर को मैं खुद देख लूँगी। उसने हंसते हुए कहा, वहाँ से चली गई। पीछे वो चारों मुस्कुरा कर रह गए। दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई, मगर ऑफिस बिल्कुल खाली था। वो एक नज़र कुर्सी ऑफिस पर डालती वहाँ मौजूद सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। मुझे बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चलेंगे। उसने मुंह बनाते हुए सोचा। इतनी देर में एक लड़का जूस लेकर अंदर आया। मैम, ये सर ने आपके लिए भेजा। लड़के ने शाइस्तगी से कहते हुए ट्रे ज़रमीन के आगे की। मैम, वो हैरत से पूछती हंसती हैं। हाँ, मुझे शैतान ज़रमीन कहते हैं, मैम नहीं। उसने हंसते हुए कहा, मगर उस लड़के को नज़रें झुकाए सीरियस खड़े देखकर उसने चुपचाप गिलास उठा लिया। गिलास उठाते ही वो लड़का वहाँ से चला गया। अजीब नमूना है, उसने हंसते हुए सोचा और ख़ुद जूस का पहला घूंट भरा। वैसे आज सर बड़े हातिम ताई बने हुए, ऐसी भी क्या बात करनी थी सर ने, उसने जूस पीते पीते सोचा। जूस ख़त्म करके वो एक बार फिर इंतज़ार करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे गुस्सा आने लगा। आज लगता है सर ने कोई लोरी सुनाकर बिल्कुल इंतज़ार करवा कर मारना है। चिढ़कर सोचती झटके से उठ खड़ी हुई थी। उठते ही उसको जोर का चक्कर आया, दोबारा सोफे पर गिर गई। लगता है आज मुझे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। सिर पर हाथ रखकर सर को झटकती दोबारा खड़ी हुई। इतनी देर में कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर शायद चक्कर आने पर उसको कुछ नजर नहीं आया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। होशो हवास खोने से पहले वो आखिरी एहसास था जो किसी की मजबूत सार ने सहारा देकर उसे गिरने से बचाया है। यार, आधा घंटा हो गया मगर मानो अभी तक वापस नहीं आए। जरजान ने कलाई पर पहनी घड़ी देखते हुए बेचैनी से कहा। मैं देख कर आता हूँ, वो कहता उठ खड़ा हुआ। रिलैक्स सर ने ही बुलाया, भी आ जाएगी। फादी ने खड़े होते उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। नहीं फादी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। मैं देख कर आता हूँ, परेशानी से कहता कैफेटेरिया से निकला। वो तीनों भी उसके पीछे निकले। प्रोफेसर कुरैशी के ऑफिस से बाहर उनका पियून बैठा था। जी क्या काम है? पियून ने चारों को ऐनक के पीछे झांकते पूछा। सर ने ज़रमीन खान बंगश को आधे घंटे पहले ऑफिस में बुलाया था, अभी तक नहीं आई। जरजान ने एक नज़र ऑफिस के बंद दरवाजे की जानिब देखे, परेशानी से कहा। मगर आज तो कुरैशी साहब पहला लेक्चर लेकर 11 बजे ही चले गए थे। अब उनको गए भी 3 घंटे हो गए। तुम लोगों के साथ ज़रूर किसी ने मजाक किया होगा। पियून ने उनकी बात सुनकर हैरानगी से जवाब दिया। पियून की बात सुनकर जरजान को परेशानी मज़ीद बढ़ गई। उसका दिल अजीब वहामात का शिकार हो रहा था। अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ चली गई? उसे सर नहीं बुलाया था। जरजान ने आगे बढ़कर पियून का गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए गुस्से से चीख कर कहा, क्या कर रहे हो जर? इसे छोड़ो इसे। मोमिन ने जल्दी से घबराते हुए पियून को जरजान से छुड़वाया। पियून ने से सॉरी करता उसके बाजू पकड़कर वहाँ से चला गया। क्या हो गया जानी, क्यों बच्चों वाली हरकतें कर रहा है? ज़रमीन ने फिर कहीं शरारत करी हो कि तुम परेशान ना हो। फादी ने उसे कंधों से पकड़कर समझाया। वो तीनों जरजान को परेशान देखकर खुद भी फिक्रमंद हो रहे थे, मगर उसे ऐसा हौसला देना भी ज़रूरी था। मुझे बस लग रहा है मानो ठीक नहीं है। वो सबसे ज़्यादा ख़तरा सिकंदर की तरफ से। वो खुल्लम खुल्ला मुझे धमकी भी दे चुका है। जरजान ने परेशानी से अपना सीना मसलते हुए इधर उधर देखते बेचैनी से कहा। डोंट वरी सर, वो ज़मीनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं यूनी में होगी। हैदर ने उसे साथ चलते कंधे पर हाथ रख के तसल्ली दी। वो सब जानते थे जरजान ज़मीन को लेकर कितना हसास है। उसका यूँ परेशान होना बेजाना था। बस यूनी में ज़मीन को ढूंढते हुए जरजान को मुसलसल तसल्ली दे रहे थे। वो तीनों भी ज़मीन के लिए परेशान थे, मगर जाहिर करते तो जरजान हिम्मत हार जाता। वो तीनों तो खुद जरजान की हिम्मत थे, उसे हिम्मत कैसे हारने थे? जरजान को शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, मगर क्या वो समझने से कासिर था? उसका दिल इस वक्त शिद्दत से एक ही ख्वाहिश कर रहा था कि उसकी मानो कहीं से हंसती उसके सामने आज और कहीं मैं तुम्हें तंग करी थी बर्फानी लंगूर। उसने दूर आसमान पर डूबते सूरज को बुझदिल के साथ देखा। वक्त गुजरने के साथ उसका दिल भी डूब रहा था। ज़मीन के हवाले से खदशात शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास दिला रहे थे। सिकंदर ने पूरी प्लानिंग के साथ ज़मीन को यूनी से उठा लिया था और सीधा अपने घर लाया। उसे बेड पर लिटाकर सिकंदर ने उसके ऊपर कंफर्टर डाला और एक नज़र उस मासूम चेहरे को देखता कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद हाथ में खाने की ट्रे लेकर कमरे में वापस आया। ज़मीन अभी तक बेहोश थी। वो खाने की टेबल पर रखकर उसके पास आया और साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर उसके चेहरे पर हल्का सा पानी फेंका। पानी गिरते ही ज़रा से किस्मजार कर सीधी हुई और नीम आंखों से कुछ देर अपने ऊपर झुके सिकंदर को देखती रही। आर यू ओके? सिकंदर ने उसका गाल तपतपाकर पूछा। वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुई और सिकंदर अपने ऊपर झुका देखकर जल्दी से पीछे खिसकी। उसको होश में आते देखकर सिकंदर सीधा होकर खड़ा हो गया। तुम? ज़मीन ने उसे देखकर हैरत से इस्तफार किया। किसी और को एक्सपेक्ट करी थी? वो इस्तेहज़ाया कहता कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठा। हाँ, ज़मीन ने बालों पर हाथ फेरते बैठते यकलख्ती से जवाब दिया। किसको? किसी को भी, पर तो मैं नहीं। उसने कंधे उचकाते सादा लहजे में कहते हुए एक नज़र कमरे को देखा। बाय द वे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कैसे? मुझे कौन लाया? मैं तो सर कुरैशी के ऑफिस में थी ना।
उसके दिमाग पर जोर देते हुए पुरसोच अंदाज में हैरत से एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। एक साथ इतने सारे सवालों पर सिकंदर मुबहम से मुस्कुरा दिया। अभी तक तो तुम यहाँ सुकून से सो रही थी और मैं यहाँ वही कर रहा था जो शरीफ इंसान अपने घर में करता। तीसरी बात, तुम यहाँ गाड़ी में लाई गई हो और आखिरी बात कि मैं लेकर आया। सिकंदर ने मुस्कुराते उसके तमाम सवालात के जवाब दिए। ओह, तो सर के ऑफिस में तुम आए थे, मगर मुझे अपने घर क्यों लाया? सर के पास ले जाते ना, उसने मासूमियत से कहने पर सिकंदर मुस्कुराया। उसे अभी तक लग रहा था वो एक्सीडेंटली ऑफिस में बेहोश है और सिकंदर उसकी हेल्प करता अपने घर लाया। उसके वहम और गुमान में भी नहीं था वो किडनैप हो चुकी है। वाई आर यू सो इनोसेंट? सिकंदर के सवाल पर हैरत से देखा। काउंटर क्वेश्चन मत करो, मुझे मेरे सवाल का जवाब तमीज़ से दो। उसके सवाल करने पर गुस्से से मुखातिब हुई। दूंगा, हर सवाल का जवाब पूरी तफसील से दूंगा, मगर कुछ शराइत माननी पड़ेगी। सिकंदर की बात पर उसने उलझते हुए उसे देखा जो मुसलसल ज़ेर-ए-लब मुस्कुरा रहा था। कौन सी शराइत? ज़मीन ने मुझसे मशकूक नज़रों से देखा। सबसे पहले कुछ खा लो। सिकंदर ने टेबल ट्रे उठाकर उसके आगे रखते हुए उसे आंखों से खाने का इशारा करते हुए ज़मीन ने एक नज़र अपने सामने पड़ी खाने की ट्रे को देखा जो उसकी मनपसंद अशिया से पुर थी, पर ना समझी से सिकंदर को देखा। खाने को देखकर शदीद भूख का एहसास एक बार फिर से जाग उठा, मगर क्यों? उसने भूख को भरम की चादर में छुपाने की कोशिश की। उसके सवाल पर सिकंदर की मुस्कुराहट गहरी, क्योंकि तुम्हें भूख लगी और जल्दी से कुछ खा लो, फिर अगला काम करना। सिकंदर ने उसे खाने का इशारा करते कहा। कौन सा अगला काम? उसने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। बस सवाल करना बंद करो और खाना खाओ, खुद को भूखा मत रखो। सिकंदर के तंगीही अंदाज पर ना चाहते हुए भूख की आवाज़ पर लब्बैक कहती खाना खाने लगी। सिकंदर उसे महव होकर देखने लगा जो सुकून से इटालियन सैलेड खा रही थी। खुद को सिकंदर के घर में पाकर उसके साथ अकेले होते हुए उसके चेहरे पर खौफ की रमक ना थी। उसकी जगह कोई आम लड़की होती तो शायद खौफ से रो रो कर खुद को हल्कान कर चुकी होती, मगर वह सुकून से उस पर गुस्सा करती, सवाल पे सवाल करती, अब सुकून से खा रही थी। ये सब सोचते सिकंदर के अनाबी लब दिलकश मुस्कुराहट पर ढले थे। क्या वाकई इतनी मासूम है? उसे अंदाज़ा ही नहीं उसे किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकता हूँ। उसे ज़मीन का मासूम चेहरा देखते हुए सोचा। तब तक वो खाना खा चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? उसका लहजा इंतहाई अजीब आवाज़ में बला की सर्दी थी। उसकी बात पर ज़मीन खिलखिला कर हंसी। ज़मीन खान बंगश को डराने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ। और फर्जी काले अकड़ा कर बोलती थी। मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। तुम भी यही कह सकते हो अब किसी से बात की तो दुनिया हिला कर रख दूंगा, या दोबारा ऐसे कपड़े पहनने जान ले लूँगा, वगैरह वगैरह। उसने गर्दन अकड़ाकर भारी आवाज़ निकालते हुए सिकंदर की कॉपी की। उसकी बातों पर और हरकत पर सिकंदर ने अपने कहके को ज़ब्त किया। यार, आखिरी काम तो मुझे अपने इन बेचारे तीनों लड़कों की तरह मारने की नाकाम कोशिश करोगे? उसकी बात पर सिकंदर की मुस्कुराहट धीमी पड़ी। नाकाम कोशिश? उसने पूरी शरारियत से मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि अच्छे लड़के मेरी जैसी मासूम सी स्वीट लड़की को बिल्कुल नहीं मारते। उसने चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट सजाते शहादत की उंगली उठाकर नफ़ी में हिलाते हुए सर नफ़ी में हिलाया। ऐसे करते हुए अपने कहे के मुताबिक हकीकी मानों में सिकंदर को मासूम सी स्वीट लड़की लगी। तुम्हें किसने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ? सिकंदर के अजीब लहजे में पूछने पर ज़मीन को झटका लगा। यानी तुम मुझे मारोगे? लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें तुम्हारी बात से मुकरने नहीं दूंगी। तुमने खुद कहा था तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते, और अगर अपनी बात से मुकरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। उसने बेड पर ही खड़े होते हुए कुर्सी पर पुरसुकून अंदाज से सिकंदर को गुस्से से धमकाते हुए वार्निंग भी दे डाली। उसकी धमकी पर वह अंदाज पर उसरार मुस्कुराहट गहरी हुई थी। रियली? बिल्कुल वैसा जैसे मेरा नाक तोड़ा था? हाँ, वो बोलता हुआ हंस दिया। वेल, अगर वैसे ही मेरा मुंह भी तोड़ना है तो दिलो जान से हाजिर। उसे आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। वो सीने पर हाथ रख के हल्का सा झुका और ज़मीन को मुंह खोलता देखकर दोबारा गोया हुआ। मैं वाकई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज इस बात का यकीन कर लो कि मैं दुनिया का आखिरी शख्स भी नहीं होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे। वो शिद्दत जज्बात से कहता उठ खड़ा हुआ। उसकी बात पर ज़मीन स्टिल हो गई। शाम के गहरे साए पूरे शहर में अपने पंजे गाड़ चुके थे, मगर ज़मीन का आता पता नहीं था। वो यूं ही देख चुके थे, मगर ज़मीन को मिलना था ना हम मिली। सरजान की हालत बुरी हो रही थी, बस रोने की कसर रह गई थी। उन सब ने ज़मीन का नंबर भी ट्राई करके देख लिया, मगर उसका नंबर मुसलसल ऑफ आ रहा था, जिसने उसकी परेशानी में खातिर ख्वाह में इजाफा किया। जरजान का परेशान दिल अब मुसलसल ज़मीन की खैरियत की दुआएं मांग रहा था। जरजान का पहला शक सिकंदर पर गया, मगर उसके बारे में जब पता चला 1 हफ्ते से आउट ऑफ सिटी है और अभी लाहौर में है, तब से उनकी तशवीश मज़ीद बढ़ गई थी। अगर सिकंदर नहीं तो फिर दूसरा कौन हो सकता है? उससे आगे सोच सोच कर जरजान का दिमाग फटने के करीब था, मगर कोई ऐसा सिरा हाथ लग ही नहीं कि दे रहा था। पहले उम्मीद थी कि एक डोर थी कि उसके हाथ में थी जिसके ज़रिए अपनी मानों तक जा सकता, मगर अब जो डोर थी वो छोटी सी, गोया उम्मीद छिन गई थी। ज़रब हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। 2.5 घंटे से उसका नंबर मुसलसल ऑफ आ रहा है। फादी ने फ़ोन कान से उठाते हुए परेशानी से कहते अपने तय तजवीज़ पेश की। नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। बात फ़ौरन मीडिया तक पहुँच जाएगी और फिर किसी बालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। तुम जानते हो कैसी बातें सुनने को मिलेगी। यहाँ की पुलिस और मीडिया
को तुम लोग अच्छे से जानते हो, मेरी मासूम मानो का किरदार एक पल में सवालिया निशान बना देंगे लोग। मैं अपनी मानो के बारे में ऐसी बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकता। दरश्तगी से कहते उसकी हेज़ल ग्रीन आंखें भीग गई थी। इस वक्त वो कहीं से भी 19 साल का लाउबाली ज़रजान नहीं लग रहा था, बल्कि एक मुकम्मल जिम्मेदार, अपनी उम्र से कहीं बड़ा इंसान लग रहा था। ज़रमीन के लिए उसके कई रूप थे, कभी उसका पक्का दोस्त, कभी उसका दुश्मन, कभी उसकी माँ, उसका बाप, कभी उसका साथी, उस्ताद, उसका हमराज और हमदर्द, और कभी उसका बड़ा भाई। उसकी भीगी आंखें देखकर तीनों के दिल को गोया किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। फादी ने आगे बढ़ते उसके गले से लगाकर पुश्त सहलाई। हैदर और मोमिन ने भी आगे बढ़कर उन दोनों के गिर्द अपने बाजू फैलाए। उन तीनों को सहारा पाते ही फूट फूट कर रो दिया, प्लीज़ मुझे मेरी मानो कहीं से ला दो। मेरी मानो बहुत मासूम और छोटी है, अगर उससे कुछ हुआ मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगा। तुम सब मुझे अपना भाई और मानो को अपनी बहन मानते हो, प्लीज़ अगर मेरी थोड़ी सी परवाह है तो मुझे मेरी मानो, मेरी गुड़िया कहीं से भी बस सही सलामत वापस ला दो, प्लीज़ ला दो। रोते हुए मुश्किल बात करता किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जिससे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया और उसे वापस पाने की ज़िद कर रहा। अब तक हॉस्पिटल, शील्ड वगैरह हर जगह चेक कर चुके थे, मगर धाक के वही 3 पात। उसकी हालत देखकर उन दोनों की आंखें भी नम हुई थी। वो सब तकलीफ़ दिल में महसूस कर रहे थे। उनका बचपन का साथ था, एक दूसरे के लिए बिल्कुल फैमिली की तरह थे। किसी एक की ज़रा सी तकलीफ़ दूसरे को उसकी दुगनी तकलीफ़ में मुब्तला कर देती थी। ज़रजानी हौसला करो, हमारी ज़रमीनी को कुछ नहीं होगा, हम उसे सही वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। हैदर ने उसकी पुष्ट पे बाजू फैलाते तसल्ली दी। इंशाअल्लाह। तीनों ने सदके दिल से आमीन कहा। चारों ज़रमीन को ढूंढने एक बार फिर निकल पड़े। ये तुम्हारा घर है तो तुम मुझे अकेला क्यों लाया? ज़रमीन ने नए सिरे से तफ्तीशी प्रोग्राम शुरू किया ताकि मेरे घर को तुम अपना घर बना लो। सिकंदर ने जानबदार मुस्कुराहट से कहते उसे देखा जो माथे पर बल डाले सिकंदर को देख रही थी। मैं क्यों बनाऊँ अपना घर, मेरे पास अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पोनी को झटकते हुए शान से कहा तो सिकंदर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। सिकंदर को हकीकी मानों में उसकी मासूमियत पर यकीन हो गया था। वो हर बात का मतलब अपनी मर्ज़ी से निकाल रही थी। बनाना तो पड़ेगा, सिकंदर ने बेनियाजी से कहते हुए कंधे उचकाए। अब ऐसी भी अंधेर नहीं मची कि कोई ज़रमीन खान बंगश पर ज़बरदस्ती कर दे।